ओके, फाइनली हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम फाइनली हमारा छोटा सा सब्जेक्ट एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाले हैं स्टार्ट। देर आर मल्टीपल स्टूडेंट जिनको इन सब्जेक्ट में अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। कई लोगों के आंसर करेक्ट नहीं आते, कई लोग को इंटरप्रिटेशन नहीं होता क्वेश्चन का। इतने इससे सब्जेक्ट में हम जम्बल अप हो जाते हैं। डोंट वरी, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 10th ऑफ नवंबर को। बाय 10th ऑफ दिसंबर यू विल बी एबल टू मास्टर दिस सब्जेक्ट लाइक अ प्रो। आप लोग को कोई चैलेंज फेस नहीं होगा। अभी आप सब मेरे साथ यहाँ आके बैठे, काफियों के एग्जाम क्लियर नहीं हुए, मल्टीपल रीजन होंगे। कई लोगों का एग्रीगेट से रह गया, एएफएम पे तो आई गेस काफी लोग पास हुए होंगे, कई लोग का कुछ मार्क्स से एग्जामिशन रह गया होगा। थोड़े थोड़े मतलब आई डोंट कंसिडर इट सेल्फ अ फेलियर इन इट सेल्फ, ठीक है। अगर आप 2-4 नंबर से एग्जामिशन रुकता है, 8-10 नंबर से कुछ पेपर क्लियर रुकता है, इट्स ओके यार। इससे मतलब कुछ मार्क्स से जो छूटता है ना, इसको हम नहीं बोलेंगे कि आपकी प्रेपरेशन कम थी या प्रैक्टिस कम थी। इट्स ओके, हाँ आप यहाँ आए हो, हम फिगर आउट करेंगे एंड वी विल प्रोसीड। इतना हमें डीमोटिवेट होके जरूरत नहीं है कि हम परेशान हुए कि हमारा क्लियर नहीं हुआ कुछ। रिजल्ट डे जो आपका था वो ना एक डबल एज स्वॉर्ड होता है। कई लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कई लोग उसमें होते हैं हमारा क्लियर नहीं हुआ। अभी क्लियर नहीं हुआ ना, और 2 महीने बाद पेपर है, हो जाएगा, इट्स ओके। उसके लिए हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 महीने में यू विल एक्चुअली मास्टर एएफएम एंड उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों को ना इसकी मिसालें दोगे कि यार मेरा तो नहीं हुआ था, मैं ऐसा हो गया था, उसके बाद बहुत इजीली क्लियर हो गया। सो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप प्रिपेयर करते हो, आपका जो रिजल्ट डे है, आज आपको अपने रिजल्ट डे का सोचने का नीड नहीं है। रिजल्ट जो है ना, आपकी जितनी प्रेपरेशन है, जितनी मेहनत आप कर रहे हो, उसका सिर्फ बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। आपको रिजल्ट, अगर आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में है, सही विजन के साथ है, सही मैनिफेस्टेशन के साथ है और सही पाथ से आप मेहनत कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट पास ही आना। यू डोंट हैव टू वरी। रिजल्ट का सोच सोच के प्रेजेंट खराब करना मेक्स नो सेंस। ओके गाइस, सो नाउ आपको सिर्फ प्रेपरेशन में मेहनत करनी है। जो पाथ आपको दिखाया जाएगा, इतने सारे टीचर्स है जो आपको गाइड करेंगे, मैं बैठी हूँ और भी अदर टीचर्स है। आस्क फॉर हेल्प, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिजल्ट का सोच के आज परेशान होना मेक्स नो सेंस। परफेक्ट गाइस, ओके। सो नाउ आई विल इंट्रोड्यूस कि आप लोग को कैसे कैसे आपका बैच प्रोसीड होएगा, लेट यू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल, कमिंग ऑन टू द बुक्स, आई विल लेट यू नो। आप लोग को 3 सेट प्रोवाइड होंगे। एक आपका कॉन्सेप्ट बुक का रहेगा, एक आपका क्यूबी का रहेगा एंड एक आपका चार्ट रहेगा, जो सबसे प्यारा लगता है बच्चों को। ओके, सो कॉन्सेप्ट बुक आपको डिलीवर हो जाएगी, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में कवर्ड है, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन बैंक, जो कि मैं बोलती हूँ आपका रामबाण है, बिकॉज उसमें आपका आईसीआई के सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, एमटीपी, आरटीपी। अब आप पूछोगे मैम आरटीपी कब तक की? आप लोग की आरटीपी ये जनवरी 26 तक की कवर्ड है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मैम हमारी जनवरी की आरटीपी कवर्ड है, नहीं है। जनवरी 26 तक की आरटीपी कवर्ड है। दैट मीन्स ये क्यूबी आपको मतलब अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से 3 बार प्रैक्टिस करना है टिल द डे ऑफ योर एग्जामिनेशन। मतलब एग्जाम चालू होने के पहले 3 बार एंड देन वो एग्जाम के एक दिन पहले इज अ डिफरेंट थिंग। एंड आपका सितंबर 25 के पेपर के साथ सब कुछ इसमें कवर्ड है। पेपर्स जो पास्ट पेपर्स कवर्ड है, 5-6 इयर्स के कवर्ड है, विच इज वेरी सफिशिएंट फॉर यू गाइस। सो क्वेश्चन बैंक रिलेटेड आप लोग को कोई चैलेंज फेस नहीं होगा कि मैम हमें कहीं और से भी कवर करना है, नहीं, यू डोंट हैव टू कवर इट। जितने कॉन्सेप्ट, जितने कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस क्यूबी में है, आपको सिर्फ उतना करना है। किसी स्टूडेंट के मन में ख्याल आता है कि मैम हम ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन छोड़ दे क्या? आप मेरे से कनेक्ट करना, मैं बोलूंगी तभी छोड़ना, नहीं तो एएफएम में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द चार्ट बुक, आपकी जो चार्ट बुक रहेगी, आपने, आई एम नॉट श्योर किन लोगों ने डेमो लेक्चर्स या आपका यूट्यूब में, लेट मी नो किन लोगों ने पहले कुछ लेक्चर्स देखे हुए हैं मेरे, मे बी यूट्यूब, मे बी पहले क्लास करी हो, या कौन से ऐसे लोग हैं जिनने पहले लेक्चर्स करे हुए हैं? एनीवन? एनीवन गाइस? सो यहाँ पे जो मेरी चार्ट बुक रहेगी ना, चार्ट बुक इज द समरी ऑफ ईच चैप्टर। हर चैप्टर की समरी आपको चार्ट्स में दी रहेगी। जो आपकी चार्ट बुक रहेगी वो आपको रिवाइज करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर एवरी क्लास।
आफ्टर एवरी क्लास आपका एक मोटिव रहेगा, सबसे पहले चार्ट बुक रिवाइज करना। आफ्टर रिवाइजिंग द चार्ट बुक, अब आप कब रिवाइज करोगे? हर वीकेंड जो हमारा टेस्ट होएगा उसके पहले तो ऑब्वियसली आप ये रिवाइज करोगे, एंड उसके बाद हर 8-10 दिन में आपको सिर्फ चार्ट बुक के पन्ने पलटाने हैं। 8-10 दिन क्या, मैं तो बोलती हूँ हर 2 दिन की आड़ में। इतनी पतली सी आपकी बुक है, इतनी पतली सी बुक में आपका पूरा एएफएम समराइज्ड है। तो अगर इसके मल्टीपल रिवीजन आप कर लोगे, ये लास्ट में जो आपका 1.5 डे है ना, वहां तक आपको खींचने में बहुत मदद करेगा। कैसे बहुत मदद करेगा? बिकॉज आप इतना अवेयर हो गए ना, ये बुक में अच्छा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, आपको सब याद होता जाएगा। तो लास्ट के 1.5 डे में कॉन्सेप्चुअली या फॉर्मूला रिलेटेड चैलेंज नहीं आएगा जहां बच्चे फेस करते हैं। सो इसका रिविजन मल्टीपल टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं बोल रही हूँ ना, इससे जो इंपॉर्टेंट क्रक्स आपको आपके लिए लगता है, कॉपी के स्टार्टिंग में पॉइंटर में लिख लेना। बिकॉज आप जब पढ़ने बैठोगे आपको दिखेगा आपका पाथ क्या होना चाहिए पढ़ाई का। ये पूरा आपको आगे पाथ दिखाएगा, आपको पाथ क्या लेना चाहिए फॉर योर फर्दर स्टडीज। फिर मैं ना, ये तीनों चीजों की तो आपको प्रोवाइड होगी हार्ड कॉपी। ओके गाइस, ओके। आप लोग की बुक्स ऑलमोस्ट डिस्पैच स्टेज पे है, डिस्पैच हो चुकी है, तो उसका आपको स्ट्रेस लेने का दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करूंगी ये 2 चीज की। सबसे पहले आते हैं आपके रेड फ्लैग्स। हर चैप्टर के ना, हर चैप्टर का क्यूबी का एक समरी सॉर्ट ऑफ है। यार क्यूबी की समरी क्या हुई, देखो मैं बताती हूँ। एक सेकेंड। ओके, क्यूबी की समरी मतलब क्या हुई? आपका जो रेड फ्लैग हुआ ना, वो कैसे आपका क्यूबी का समरी मैं बताती हूँ। आपका जो क्यूबी है, आपके क्यूबी बहुत बड़े बड़े होंगे। कई चैप्टर में 50 क्वेश्चंस, कई चैप्टर में 60 क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। हमारे लिए सबको ना समेटना मुश्किल हो जाता है। एक बार तो चलो हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें याद ही नहीं आता हमने क्या क्या कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो ये ना हर क्वेश्चन बैंक का ऐसे समरी टाइप है। रेड फ्लैग आपको दिया होगा कि वो क्वेश्चन का ना ट्रिकी पॉइंट क्या है। जैसे क्वेश्चन 1 है तो उसका ट्रिकी पॉइंट दिया होगा, और अगर कोई फॉर्मूला है आपको वो मेंशन रहेगा। तो ऐसे 1, 2, 3 ऐसे अलग अलग सारे क्वेश्चन का समरी आपको आफ्टर एंड ऑफ एवरी चैप्टर आपको ये टेलीग्राम में मिल जाया करेगा। ओके, इसका आपको वरी करने का नीड नहीं है। साथ ही साथ आपका जो एमसीक्यू की जो बुकलेट आईसीआई की है ना, आईसीआई की एमसीक्यू बुकलेट में हमने एडिशनल क्या कवर करा है? एमटीपी, आरटीपी एंड आपके पास्ट पेपर के एमसीक्यू। इसकी मैंने कंबाइन बुकलेट बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को कहीं और से कुछ ना देखना पड़े। अगर इतना मटेरियल आपने कर लिया, दैट विल बी मोर देन इनफ। हैव कॉन्फिडेंस, हैव फेथ कि आपका जो पाथ है सही है। इतना मटेरियल ही आपको शिद्दत से कवर करना है। ओके गाइस, इज एवरीवन विथ मी? यस और नो? हाउ इज द जोश? कहाँ है सब? है सब जग रहे? सो तो नहीं गए? जल्दी जल्दी रिवर्ट, इज एवरीवन विथ मी? कॉन्सेप्ट समझ आया कि हम बुक्स कैसे क्या प्रोवाइड करेंगे आप लोग को? इज एवरीवन विथ मी गाइस? हाय, हाउ इज द जोश? हाय, परफेक्ट, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। सबका हाय है। नृपेंद्र, वृंदा, अग्रेश, आस्था, वेरी गुड। चलो आओ नेक्स्ट। अब आपके अगले क्वेश्चन आते हैं कि यार मैम क्लास में आप कितने क्वेश्चन कराओगे? एक्सप्रेस बैच है, कैसे कराओगे? देखो, हम क्लास में स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन, मैं स्टार्ट करूंगी, मैं पाथ्स दिखाऊंगी, सॉल्व आप मेरे साथ करोगे, और मैं पूरा भी सॉल्व करवाऊंगी क्वेश्चन। बट बीच बीच में क्वेश्चन आंसर आप लोग से पूछूंगी, ठीक है? जहां आप लोग नहीं दे पाओगे मैं करती जाऊंगी, आप जहां दोगे भी मेरे को लगेगा रिक्वायर्ड है करना, मैं वहां भी करूंगी। सब होएगा। सो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैम आप कितना कवर कर रहे हो, कैसे कवर कर रहे हो। ऑब्वियसली स्टार्ट क्वेश्चन जो भी करूंगी मैं खुद से करूंगी। अब जो रेपिटेटिव क्वेश्चन होंगे, जैसे कुछ सिमिलर कैटेगरी आया, मैं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, मैं आप लोग को क्वेश्चन दिखाऊंगी, आप जज करके खुद ही बोलोगे मैम हम ये होमवर्क में कर लेंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं कि क्लास में कितना कवर होएगा, कहाँ कितना। बस एक चीज है, क्लास जो आपकी रहेगी ना थोड़ी लेंदी रहेगी। लेंदी मतलब हम उम्मीद कर रहे 2.5-3 घंटे की क्लास 3.25 3.5 घंटे की भी हो जाएगी। आपको अपना पेशेंस लेवल बनाए रखना है क्लास में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप बोलोगे यार मैम आपकी स्पीड तो स्लो है, ऐसा वैसा। आपको सिर्फ पेशेंस लेवल मेंटेन करना है। कॉन्सेप्ट अगर मैं कहीं फोकस कर रही हूँ, आपको चिंता नहीं करनी, आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है। अगर आप अकेले बैठ के करते तो क्या होता?
अगर आप अकेले बैठ के सेम चीज करते ना, पहले तो आप 10 जगह क्वेश्चन में अटकते, आपका टाइम जाता, 10 डिस्ट्रैक्शन होते, बाबू सोना के मैसेज आ रहे होते, ठीक है, सबके अपने अपने यहाँ पे वो सब चीजें चलती। इंस्टेड आप लोग सुबह, भले ही आपको लगे मैम हमारा तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग था, हमें नीड नहीं थी, इट्स ओके, मैं एक कॉमन लेवल ऑफ पेस मेंटेन करूंगी जिसमें जिनके कॉन्सेप्ट वीक है, जिनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, सब बीच में आके बैठे, किसी को ये ना लगे बहुत स्लो है बहुत फास्ट है। आई विल ट्राई टू मेंटेन अ स्पीड जो सबके लिए यूजफुल रहे, ठीक है। अब क्लास का पैटर्न 1-2 क्लास में आपको समझ आ जाएगा, तो आप लोग को कोई चैलेंज नहीं आएगा उसमें, ठीक है गाइस। कॉन्फिडेंस रखो, सब क्वेश्चन होंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। कहीं आपको कुछ होमवर्क में भी मैं देती हूँ, ठीक है, ये होमवर्क में करना, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन होंगे, मेथड में बता चुकी होंगी। आप लोग फिर भी अटको, आपका काम है मेरे को टेलीग्राम में मैसेज करना डाउट के लिए ऑन द सेम डे इटसेल्फ। आप डाउट नहीं पूछोगे तो फिर मैं तो नहीं कुछ कर सकती ना यार, मैं तो रिप्लाई करने के लिए बैठी हूँ, ठीक है। फिर आपका टारगेट क्या होना चाहिए? एएफएम ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 60 प्लस से नीचे टारगेट ले ही नहीं सकते। एएफएम के साथ आपका एक सब्जेक्ट और है ग्रुप 1 का, दैट इज +60 आपको लाने एफआर में, क्योंकि यार ऑडिट में तो इंस्टीट्यूट पास ही नहीं कर रहा। मैम आप कहाँ जले में नमक छिड़क रहे, ऑडिट की बात ले आए हो। चलो, सो एएफएम में आपको 60 प्लस लाने, एफआर में आपको 60 प्लस लाने। एएफएम में आपके 60 प्लस कैसे आएंगे उसकी चिंता मत करो, हम वही डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस अटेम्प्ट में काफी बच्चों के 75, 80, 82, 83 मार्क्स आए हैं, एंड उनका सिर्फ इतना कहना था कि मैम हमने सिर्फ आपकी क्लास अटेंड करी, मतलब लेजिट। 1-2 स्टूडेंट्स तो ऐसे थे, रात भर पढ़ रहे हैं, सोए नहीं, सुबह आके क्लास में बैठ जाते थे, अरे मैम आप करा देते हो, हमसे हो जाता है। तो क्लास मिस नहीं करनी है आप लोग को, बहुत रेगुलरिटी रखनी है। काउंटडाउन ले लो कि 30 डेज आप लोग को पीछे जाना है, मतलब सिर्फ 30 डेज आप लोग को ऐसे सुबह उठ के क्लास में बैठना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैम नंबर ऑफ रिवीजन, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, नंबर ऑफ रिवीजन हम कैसे करें, ठीक है। नंबर ऑफ रिवीजन आप लोग को बाय हुक बाय क्रुक जो भी लगे आप लोग को मिनिमम 3 करना है। अब एक चीज याद करो, आप अपने बचपन के दिनों पे जाओ, आप अपने बचपन के दिनों पे जाओ। आप लोग 10th 12th के जब पेपर दे रहे होते थे, 10th के 12th के, तो स्कूल में पैटर्न क्या चलता था? सबसे पहले हाफ ईयरली देते थे आप, राइट। अगर मैं कहीं गलत बोलूं तो मुझे बताना, या आप लोग के पास कुछ और इसमें ऐड ऑन है तो बताना। बच्चों के डाउट आ रहा है, फर्स्ट टाइम वालों को भी समझ आ जाएगा ना मैम, मैंने वही बोला आप लोग को, जिनको नहीं आता जिनको आता है, मैं एक वो बीच में लेवल मेंटेन करूंगी कि कोई चैलेंज ही ना है, कॉन्सेप्ट्स तो पूरे कवर है ना, सो प्लीज हैव कॉन्फिडेंस, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। हाँ, सो आप लोग के स्कूल टाइम में पहले हाफ ईयरली होता था, ठीक है। आप लोग का सितंबर में आप लोग का स्कूल आईसीआई निकल रहा है बार बार, अभी तो आईसीआई स्कूल बना बैठा है। आप लोग का स्कूल हाफ ईयरली लेता था, फिर कहीं ना कहीं दिसंबर में जाके आप लोग के होते थे प्री बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स नहीं, प्री बोर्ड्स, ठीक है। फिर आप लोग के ये हो जाते थे दिसंबर में, फिर आप लोग के कहीं जाके होते थे प्री बोर्ड्स इन जनवरी, तो जाके मेरे बच्चों के आते थे मार्च में फाइनल बोर्ड एग्जाम, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम क्या हो गया, आप लोग के फाइनल एग्जाम हो गए। ये आपका हाफ ईयरली हो गया, प्री बोर्ड हो गया। प्री बोर्ड आप लोग के कब हो जाते थे? जनवरी एंड मिड ऑफ फेब तक होते थे। देन आपके आते थे बोर्ड। बोर्ड में बैठने के पहले, जब आप बोर्ड में पेपर देने बैठते थे, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने डेविल टाइप के बच्चे, जब बोर्ड में पेपर देने बैठते थे, उसके पहले एक बार हाफ ईयरली में रिवाइज कर चुके होते थे, एक बार प्री बोर्ड में, एक बार प्री बोर्ड में। जब आप 3-3 रिवीजन करके हटते थे, तो जाके आप लोग के बोर्ड्स में आते थे कि आप बोलते थे क्या 10th में सीजीपीए मैम 10 आया, या 12th में 95% आए, 90% आए, वॉट एवर। 3 रिवीजन के बाद आप इतना एक्सेल करते थे, जिसके लिए हर सब्जेक्ट आप रिवाइज करते थे। आपके 12th में 5 सब्जेक्ट होते थे, पांचों सब्जेक्ट के 3-3 रिवीजन आप करते थे। तो बिना मेहनत करे तो आपको मिलना ही नहीं है वैसे भी। सेम आपको इसमें करना है। मेरे बच्चों के मुझे मिनिमम 3 रिवीजन चाहिए। आपका ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, बोथ ग्रुप है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मुझे 3 रिवीजन चाहिए। अब मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ ये 3 रिवीजन में? और ये 3 रिवीजन के साथ 3 मॉक टेस्ट चाहिए।
कोई भी फैकल्टी का मॉक लो, कोई भी सीरीज के मॉक लो, कोई बात नहीं, मुझे उससे कुछ नहीं है। आईसीआई के मॉक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और अच्छी बात है। बट मेरे को 3 रिवीजन 3 मॉक मेरे बच्चों के चाहिए ही चाहिए, पहली चीज। उसके बाद आपने ये कर लिया, दैट इज द बेयर मिनिमम फॉर रिविजन। रिविजन के साथ साथ आपका क्या होगा, अगर आपके बोथ ग्रुप भी है ना, तब भी मुझे 3-3 रिविजन चाहिए। वो आप कैसे प्लान करते हो, आप देखो। आपको ये प्लानिंग में, टाइम टेबल में, शेड्यूल में जो भी हेल्प चाहिए आप मेरे से कनेक्ट करो। मैं आपका पर्सनली असिस्ट करूंगी कि कैसे बनाना है आपको, एंड रिव्यू करूंगी, ताकि आप लोग एक सही डायरेक्शन में चलो। साथ के साथ हाँ, रही बात एएफएम की, आप लोग सब बोलोगे मैम हम एएफएम कैसे करेंगे, एएफएम तो आप 10 को खत्म कर रहे हो। एएफएम के लिए ना हर वीकेंड मैंने बताया मैं आप लोग के टेस्ट लूंगी, ठीक है। हर वीकेंड जो टेस्ट रहेंगे ना, उसमें कुछ टेस्ट ऐसे होंगे कि आफ्टर 2 वीक्स आपका अराउंड 5-6 चैप्टर्स जो होते हैं, या 4-5 चैप्टर, जितने भी, जब भी आपके 5-6 चैप्टर होंगे, एक आपका पार्शियल मॉक हो जाएगा। फिर एक लेवल का और मैं बीच में ले लूंगी 70% कोर्स जब कवर होएगा। तो ऐसे बीच बीच में इसके मॉक होते जाएंगे, ताकि आपका पुराना आप भूलो नहीं, रिवाइज करके क्लियर होते जाए। तो उसमें आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 ही मिनट भाई, पानी वानी पी लूं मैं, आप भी थोड़ा पानी वानी पी लो। हाँ चलो, हम कहाँ थे, नंबर ऑफ रिवीजन हमारे सॉर्टेड हो गए थे। उसके बाद जो आपकी वीकेंड वाइब की मैं बात कर रही थी, वीकेंड वाइब में वीकेंड टेस्ट रहेगा। अब आप बोलोगे मैम अब आप कौन से चैप्टर का लोगे, क्या लोगे। पूरा वीक हम जितना कवर करते हैं ना, पूरा वीक हम जितना कवर करते हैं, उसका टेस्ट आपका वीकेंड में होएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई चैप्टर पूरा नहीं कवर हुआ 6 डेज इन अ वीक पे, 6 डेज इन अ वीक पे कोई चैप्टर हाफ भी अगर खत्म हुआ है, उतना चैप्टर का आपका टेस्ट वीकेंड में हो जाएगा। मतलब हर संडे आप लोग को टेस्ट देना है। टेस्ट का टाइम सुबह 11 बजे रहेगा। सेम डे इवेल्युएट होके आप लोग को तब मिलेगा वो टेस्ट। सेम डे इवेल्युएट होके आप लोग को वो टेस्ट तब मिलेगा जब आप वो टेस्ट मुझे उसी दिन सेंड कर दिया करोगे। फॉर एग्जाम्पल 11 से 1 बजे का टेस्ट है, मेरे को 1:30 बजे तक, सवा 1 1:30 बजे तक सबके टेस्ट की पीडीएफ कॉपीज आ जानी चाहिए, स्कैन्ड कॉपीज। आई विल चेक इट द सेम डे आप लोग के कुछ क्वेरीज होंगे मैं क्लियर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें बात क्या आती है, बच्चे क्या करते हैं, शुरू में तो सबका जोश आया है, सब लाइव आ रहे हैं मेरे पास, है ना, सब लाइव आ रहे हैं, इतने सारे बच्चे, मैं वही देख रही हूँ लिस्ट, काफी बच्चे लाइव बैठे हुए हैं। बट लास्ट में क्या होता है, किसी की एक दिन की क्लास में से बच्चा लाइव नहीं आएगा। अब आप लाइव नहीं आने से पता आपके कॉन्सिक्वेंस क्या पड़ेंगे, आप वीकेंड टेस्ट में साथ में क्लास के साथ नहीं दे पाओगे, आपकी क्लास मिस हो जाएगी ना। तो लाइव आओगे, उससे फायदा ये होगा हर वीकेंड आप अप टू डेट रहोगे टेस्ट देने के लिए, आपको चैलेंज नहीं आएगा। तो आप समझे वीकेंड का क्या प्लान है। तो मेरे सब्जेक्ट के जो टेस्ट है वो मैं देख लूंगी, आप लोग को उसकी चिंता करने की नीड नहीं है। अब आप बोलोगे मैम डाउट सॉल्विंग सेशन कैसे रखोगे आप। जो भी डाउट है सेम डे जो क्लास में कवर हुआ है, वो आपको मेरे को शाम रात तक मैसेज करना है। आप लोग के डाउट राइट अवे क्लियर हो जाएंगे, आप लोग को कोई चैलेंज नहीं आएगा। मुझे बस थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देना, रिप्लाई करने का टाइम देना। इतने सारे बच्चे, मैं अकेली बेचारी, तो मैं रिप्लाई सबको करूंगी, बट मुझे थोड़ा टाइम देना। बट आपका काम है डाउट भेजना। आपको डाउट आया, फोटो भेजी, ऑडियो नोट डाल दिया, मैम ऐसा ऐसा डाउट है, कितना भी सिली डाउट क्यों ना हो, कितना भी सिली डाउट क्यों ना हो, प्लीज भेज देना। बिकॉज बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दीज डाउट्स, आप लोग को कुछ पर्सनल डाउट है, टाइम टेबल शेड्यूलिंग, कुछ दिक्कत आ रही, कुछ भी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप लोग को कोई झिझकने की नीड नहीं है कि मैम से कैसे बोले क्या बोले, बहुत फ्रेंडली माहौल रहेगा, आप बोल सकते हो। टेस्ट के लिए ना एक और चीज थी, अभी आप लोग का ना 6 दिन जितना पढ़ोगे उसका टेस्ट होता है वीकेंड में, ठीक है। अगर आप लोग ये टेस्ट भी नहीं देते हो ना कि मैम हमारी प्रिपरेशन नहीं है, आप सिर्फ एक चीज इमेजिन करो, एग्जाम पे जब आपके पास पूरा सब्जेक्ट रहेगा, पूरा सब्जेक्ट में कितने सारे चैप्टर्स रहेंगे, और कई चैप्टर्स होंगे कि कितने बड़े बड़े भी हैं, तो भी आप करोगे ना कवर, तो भी आप कवर करोगे। बट अगर आप एक नहीं कवर कर पा रहे, तो आप बताओ इतने सारे आप कैसे ही कवर करोगे। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सीरियसली आप हर वीकेंड का टेस्ट दो। और क्या होगा वीकेंड टेस्ट में, वीकेंड टेस्ट ना इसको बहुत वो मत बनाओ, रहे यार मैम टेस्ट ले रही है, मार्क्स नहीं आए, मैम क्या बोलेगी, ऐसा वैसा। एएफएम की टेंशन नहीं
अब नहीं होगी। यस, एएफएम की टेंशन बिल्कुल नहीं है, आप लोग को वरी करने की नीड नहीं है। जो वीकेंड का टेस्ट है ना, इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस, कि पूरे हफ्ते आप जितना कवर कर रहे हो ना, आप सिर्फ उसका प्रैक्टिस कर रहे हो और कुछ भी नहीं है कि आपका कितना कवरेज हो रहा है और कितना आपका कहीं चैलेंज आ रहा है या कुछ आ रहा है। इट इज जस्ट अ कवरेज फॉर योर इंटायर वीक। तो आपका ये सिर्फ पूरे वीक का प्रैक्टिस हो रहा है, नथिंग मोर देन दैट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर वीकेंड के टेस्ट में बैठो, सिर्फ प्रैक्टिस की तरह कंसिडर करो। कई बार प्रिपरेशन नहीं भी हो पाती ना, आके टेस्ट में बैठ जाना। ओके ओके, चलो आओ। तो फिर मुझे टेस्ट में कितने लोगों की कॉपीज आएगी बताओ? कौन कौन ऐसे बच्चे जो वीकेंड टेस्ट देंगे ही देंगे? कौन कौन मेरे बच्चे जो बताओ वीकेंड टेस्ट देंगे ही देंगे, विदाउट फेल, विदाउट मिसिंग एनीथिंग? वीकेंड टेस्ट सबके आएंगे ही आएंगे, मुझे बताओ। कौन कौन ऐसे बच्चे जो वीकेंड टेस्ट देंगे ही देंगे? हु ऑल आर दी वंस? लेट मी नो। नाम बताओ। शालिनी एंड हु एल्स? सबके नाम बताओ, कौन कौन है जो वीकेंड टेस्ट देने में इंटरेस्टेड है? कहाँ है बाकी बच्चे? ओके, वेरी गुड गाइस, मैं आप सबके नाम देख रही हूँ। देंगे, चाहे आंधी आए चाहे तूफान। वेरी गुड। सागर, साक्षी देगी, सागर देगा, कार्तिकी, पूनम, शालिनी, सुरभि, वेरी गुड वेरी गुड। और कहाँ है? अग्रेश, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, रुपेंद्र, वेरी गुड गाइस। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, ठीक है? प्लीज मत डरना, कहीं कोई डाउट हो पूछना। और जिसने जिस टाइम पे टेस्ट शेड्यूल्ड है, एक बात छोटी सी और आ रही है प्लीज टेस्ट से रिलेटेड। टेस्ट का टाइम ना सुबह 11 बजे रखने का पर्पज ये है कि आप लोग सुबह 11 से 1 बजे टेस्ट देके फ्री हो जाओ, ताकि बाकी संडे आप बाकी चीजों में यूटिलाइज कर पाओ, ठीक है? और भी सब्जेक्ट है, और भी ऑब्लिगेशन है, कुछ पर्सनल ऑब्लिगेशन भी आता है, ठीक है? तो आप लोग का टेस्ट देने का पर्पज है कि सुबह सुबह दे दो। आप लोग चाह रहे हो मैम आप और जल्दी स्केड्यूल कर लो, मैं सुबह 9 बजे वाला भी स्लॉट रख सकती हूँ, 9 से 11 वाला। क्या होगा, सुबह सुबह आप जल्दी उठ के ना रिवाइज करके टेस्ट देते होगे, चाहे 5 बजे उठना है, कोई 6 बजे उठेगा, कोई 7 बजे। अब अगर आपका टेस्ट में दिन में रखती ना, कई बोलते मैम दिन में रखो 3 बजे 5 बजे, पूरा दिन आपका एएफएम करने में निकलेगा। आई डोंट वांट आप ऐसे हर संडे पूरा पूरा दिन भर सिर्फ एएफएम करते रहो। आई अंडरस्टैंड आपके और भी ऑब्लिगेशंस है, इसीलिए मैं टेस्ट ऐसे रख रही हूँ कि सुबह सुबह दो, 11 से 1 और फुर्सत हो जाओ। 1 डेढ़ तक जिसकी कॉपीज आ गई वही इवेल्युएट होगी, बाकी इवेल्युएट नहीं होगी। और किसी का बहुत जेन्युइन रीजन है, मैम मैं इस कारण इतने बजे टेस्ट दूंगी वटेवर, तो मुझे आप लोग 1 डे प्रायर बता देना आपका क्या सीन है, तो मैं वो भी इवेल्युएट कर दूंगी। ओके गाइस, चलो, बहुत अच्छा लगा सबकी वाइब देख के। हाँ, संडे टेस्ट रहेगा तो क्लास नहीं होगी, आप लोग वरी मत करो, आपकी क्लास डिले नहीं होगी, आप लोग का कोर्स हो जाएगा। अगर आपके 4 टेस्ट है, 4 संडे आ रहे हैं ना, तो 4 दिन ही क्लास ऊपर जाएगी। बट टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये टेस्ट से ही आपका ना साथ साथ सब चीजें सम अप होती जाएंगी। ओके गाइस, ओके गाइस, चलो आ जाओ, कहाँ थे हम? अब सीए बनने के लिए मैम क्वालिटी क्या रिक्वायर्ड है? देखो, अगर आप सब यहाँ पे सीए फाइनल में आके बैठे हो, इंटर क्लियर करा, सीबीटी क्लियर करा, अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हो, इंटेलिजेंट तो मेरे बच्चे सारे हैं, आई एम श्योर। कहीं ना कहीं जो 19-20 फर्क रहा है ना, हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी में। अगर मेरे बच्चे मेहनती हैं, अगर मेरे बच्चे मेहनती हैं, प्रॉपर रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, कोई वो है ही नहीं कि आपका सीए क्लियर ना हो। आपके लिए सिर्फ एक क्वालिटी मैं अभी क्या बोलूंगी आपको रिक्वायर्ड है, हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी। आप एक डिसिप्लिन के साथ रोज क्लास अटेंड करो। मेरे को देखना है कौन से ऐसे बच्चे जो आखिरी क्लास तक ऐसे बने रहते हैं, जो आखिरी क्लास तक, जो आखिरी टेस्ट तक ऐसे बने रहते हैं। मेरे को वो देखना है कि कितने कंसिस्टेंट हो, कितने मेहनती हो, कितने हार्डवर्किंग हो। सुबह और कोई तो ऑब्लिगेशन है नहीं, अब आपके एग्जाम के 1-2 महीना पहले आपके पास सिर्फ काम है पढ़ाई करना। अगर वो भी हम अच्छी शिद्दत से नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा भाई? सो इट इज वन थिंग, मेरे को मेरे बच्चों से क्या चाहिए, मेहनती रहे, कंसिस्टेंट रहे। और कहीं भी आप अटको, मैसेज करो ना, हर चीज के लिए मैसेज करो। आपका क्या काम है, मेरे को तंग करना, करो ना। जब मैं मना करूं कि भाई ओवरफ्लो हो रहा है आपके मैसेज, तब मत करना। अभी तो मैं बैठी हूं ना, आखिरी क्लास तक मेरे बच्चे मुझे ऐसे ही वाइब के साथ बैठे दिखने चाहिए, सारे टेस्ट आप लोग को देते दिखने चाहिए, ठीक है? अब आप बोलोगे रिटन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, मुझे बता दो, जब आप 10th में थे, 12th में थे, इतना कोर्स था, आप लिख के ही करते थे ना, बिना लिखे तो नहीं। कोचिंग वाले प्रैक्टिस कराते थे, स्कूल में जो टेस्ट होते थे दैट वाज आल्सो अ रिटन प्रैक्टिस।
रिटन प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता है मेरी डिक्शनरी में, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, ये क्वेश्चन ही नहीं एग्जिस्ट करता है मेरी डिक्शनरी में, आपको लिख के ही पढ़ना है। अब क्या होता है, कई बच्चे बोलते हैं मैम मेरी लिखने की आदत नहीं, जैसे मेरा भाई था उसकी लिखने की आदत ही नहीं थी, वो रो देता था, रुला देता था, बिना लिखे प्रैक्टिस करता था। मुझे नहीं मतलब किसी से, मेरे बच्चे जो है उनके लिए रिटन प्रैक्टिस मैंडेटरी है। आप लोग को कैसे रिटन प्रैक्टिस करनी है, जब आपके क्लास में क्वेश्चन चलेंगे साथ साथ सॉल्व करने हैं आपको, नंबर 1। नंबर 2, जो क्वेश्चन होमवर्क में जाएंगे वो आपको प्रॉपर राइट एंड प्रैक्टिस करने हैं। नंबर 3, कई क्वेश्चन क्लास में ऐसे होंगे जो कैलकुलेशन स्टेज पे हम छोड़ेंगे, वो क्वेश्चन को एंड तक कंप्लीट करना आपका काम है घर पे, ठीक है। ये रिटन प्रैक्टिस से रिलेटेड आ गया। साथ में आपके 3 मॉक रहेंगे जिसमें प्रॉपर रिटन प्रैक्टिस होगी, जो आपको देने ही देना है, एंड मेरी वीकेंड सीरीज में भी आपकी रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लिख लिख के ही करना है, सजा सजा के नहीं, एटलीस्ट स्क्रिबल राइट की एटलीस्ट आपको रिटेन रहे। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट। सीए में इतने सब पॉइंट के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना, पॉजिटिव माइंडसेट रखना। एक आपको आपका माइंडसेट ना स्थिर रखना है। काफी बच्चे होते हैं कि अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है, आई नो होता है, इतना सब पेपर देने के बाद आप लोग को लगता है अंडर कॉन्फिडेंट होना या डर लगना जायज है, लाजमी है, बट अगर ये आपका मेंटल लेवल हिला रहा है, आपका माइंडसेट हिला रहा है, कनेक्ट कर लेना मेरे से, बिकॉज इट्स ओके, कोई छोटा बड़ा थोड़ी हो जाएगा। इफ यू आर आस्किंग फॉर हेल्प, हम लोग काय के लिए, हेल्प करने के लिए ना, मैं हूं, अक्षांश भी है, आस्क फॉर हेल्प ना, कोई आपको मना कर रहा है क्या? हेल्प लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा। आप लोग का घर में भी, मेरे कई लास्ट बैच के स्टूडेंट्स थे, कुछ ज्यादा ही फैमिली प्रॉब्लम्स थे, इट्स ओके, डिस्कस करो, एटलीस्ट यू विल फील देयर इज समवन विथ यू एंड आई एम ऑलवेज देयर टिल द डे ऑफ योर एग्जामिनेशन, आफ्टर योर एग्जामिनेशन आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइस। तो आप लोग को अंडर कॉन्फिडेंट रहना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेंटल हेल्थ को अपना पॉजिटिव रखो, मेंटल हेल्थ को शांत रखो, पीस रखो, ताकि आराम से आपका चीजें हो। ओके गाइस, फिर आता है कि मैम हम लाइव करें, रिकॉर्डिंग करें। मैं बोल बोल के थक गई हूँ, लाइव करना। लाइव से आपका क्या होगा, आपके जो टेस्ट वीकेंड टेस्ट है ना वो भी इन लाइन रहेंगे। उसके साथ साथ आपकी मैं एमसीक्यू सीरीज चलाती हूँ टेलीग्राम चैनल पे। आई विल शेयर द टेलीग्राम चैनल आफ्टर द क्लास, आप चेक कर लेना। आप लोग की एमसीक्यू सीरीज चलती है टेलीग्राम चैनल पे। जो क्लास में टॉपिक होता है ना, जो क्लास में टॉपिक होता है वही टॉपिक आपका एमसीक्यू चैनल में आता है। तो लाइव क्लास अटेंड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक आपने करा उसका शाम को 10 मिनट देके आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, नथिंग मोर देन दैट। शाम को सिर्फ 10 मिनट देना है आपको, और आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है गाइस। तो लाइव अटेंड करना इज अ मस्ट। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ये सोचो है ही नहीं, तो सुबह सब आएंगे, ठीक है। एमसीक्यू सीरीज का मैंने बता दिया, सेम टॉपिक जो क्लास में होता है वही आपका रहेगा। और मेरे को ना अगले दिन सब आके एमसीक्यू के सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैम, 5-6 एमसीक्यू रहेंगे मैम, 4/6, 5/5 अपने मार्क्स खुद ही से भेज दिया करना, या तो जब शाम में भी प्रैक्टिस करो मेरे को टेलीग्राम में डाल दो कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मॉक टेस्ट पेपर और एनालिसिस क्या होता है मैम, इधर आओ। एक तो आप जैसे वीकेंड वाइब या कोई एमटीपी लिख रहे हो, ठीक है, एक आप वीकेंड वाइब या कोई भी एमटीपी कोई भी पेपर लिख रहे हो, आपने पेपर लिख लिया, ठीक है, लिख लिया आपने पेपर। लिखने के बाद आपको चेक्ड कॉपीज मिल गई, आप चेक्ड कॉपीज का एनालिसिस कैसे करोगे? हाउ विल यू एनालाइज द चेक्ड कॉपीज? आप क्या करोगे, बच्चे क्या करते हैं, अच्छा देख लिया मेरे कितने मार्क्स है, 100 में से 40 नंबर आए, हो गया, ऐसे नहीं। आपको पहले देखना है आपने जो सही करा है, जिसमें आपने 40 मार्क्स स्कोर करे हैं, कहां कहां आपने सही करा है, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम आती है ना, जो आपका गलत वाला रहता है 60 मार्क्स का, ये क्वेश्चन को आपको रीडू करना है, रीराइट करके प्रैक्टिस करना है, या कहां गलती करी उसको एनालाइज करना आपका काम है। कुछ लगे डिस्कस करना पेपर देने के बाद, कनेक्ट हम लोग से करो, हम लोग तो अवेलेबल है, बट एक लेवल का जो एनालिसिस है वो तो आपको करना है कि एक सेकेंड, कि आपने गलती कहाँ करी है ये ढूंढना आपका काम है। ओके, आप ये चीज की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो? मुझे बताओ आप लोग को जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा, एनालिसिस करना मॉक का, पेपर का, टेस्ट एनालिसिस करना, समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ, या मैं और डिटेल में जाऊं? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड टेस्ट एनालिसिस मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ आपसे?
क्या आप लोग को समझ आया टेस्ट एनालिसिस मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूं? डिड यू गाइज अंडरस्टैंड कि मैं टेस्ट एनालिसिस मतलब क्या कहना चाह रही हूं? ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। एक सेकेंड, एक ही सेकेंड। ओके, आपका टेस्ट एनालिसिस की बात हो गई यहाँ पे। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। आ जाओ। इसके बाद आपका आता है पेपर का पैटर्न। मुझे अच्छा एक सेकेंड, बात आई आपके चैप्टर के कवरेज की, तो आपको कवर 100% पोर्शन करना एएफएम में। जो भी पोर्शन आपको छोड़ोगे, आप मेरे से कनेक्ट करे बिना नहीं छोड़ोगे। कई लोग, कई क्या मतलब, आई रिमेम्बर मैंने एक मैराथन में थी अक्षांश भैया के साथ मुंबई में, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। वहां बच्चों के एएफएम में क्या डाउट्स थे, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। 100 बच्चा मेरे से बात करने आया तो 80% के डाउट थे, मैम हम फॉरेक्स छोड़ दे क्या। लेजिट डाउट में ये था, मैम फॉरेक्स छोड़ दे क्या। भाई क्यों छोड़ना है फॉरेक्स? अगर आपका, चलो वो तो हम फॉरेक्स में कवर करेंगे डिटेल में कि उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, बट कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। बच्चे बोलते हैं मैम थ्योरी छोड़ दे, नहीं भाई प्लीज मेरे बच्चों, एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। आप लोग को कहीं चैलेंज आएगा डिस्कस करना। अब कई लोग रहते हैं, अरे मैम हम टाइम टेबल या रूटीन बनाए क्या? और डेफिनेट ऐसे टाइम टेबल बनाना है ताकि एक आपका प्रॉपर रूटीन रहेगा, एक डिसिप्लिन में आप फॉलो करोगे। ओके गाइस, यहां तक सब मेरे साथ बने हुए हैं, हमने जो भी डिस्कस करा। इज एवरीवन विथ मी? यस और नो स्टिल? हाउ द जोश, हाउ द जोश भाई, हाउ द जोश, बताओ बताओ, हाउ द जोश गाइस? वेरी गुड वेरी गुड। चलो, हमने अराउंड 30 मिनट्स में एक लेवल ऑफ कवरेज करा कि हम क्लास में क्या क्या कवर करने वाले हैं। ओके, क्लास में हमारा क्या क्या कवर होने वाला है। वेरी गुड गाइस, हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट आपका आता है पेपर का पैटर्न। ठीक है, पेपर का पैटर्न आता है, और 15 मिनट बने रहना, इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने जो पर्सनली करा है, एएफएम का जो 15 चैप्टर का पोर्शन है उसको 3 टुकड़ों में बांटा है। एक आपके 5 प्रैक्टिकल चैप्टर है जो आपके बड़े प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। ओके, एक आपके 5 प्रैक्टिकल चैप्टर्स है जो छोटे प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, और आपके 5 थ्योरी के नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, ये मैंने 3 टुकड़ों में आपका एएफएम को डिवाइड करा हुआ है। इसके बाद जो एएफएम का डिवीजन है, जो 5 थ्योरी है, 5 थ्योरी के लिए मैं आप लोग को वीडियो का लिंक शेयर करूंगी। हर वीक आप अपने हिसाब से 5 चैप्टर है 1-1 घंटे के, हर वीक आप अपने हिसाब से 1-1 आवर का कवरेज करते जाना। मैं गाइड करूंगी किस दिन कौन सा चैप्टर करो, पूरा आप लोग को बताऊंगी, बट करना तो आपको पड़ेगा। तो 5 थ्योरी का मैं बताऊंगी कैसे। अब बच्चों का आता है थ्योरी छोड़ दे। गाइस 5 चैप्टर है, जिसके लिए मैं बोल रही हूँ 5 घंटे की तो सिर्फ क्लास है, एक एक घंटे की। हर चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, हर चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप मिनिमम, मतलब 4 मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चन आता है। टोटल आपका ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का थ्योरी आ सकता है। लास्ट एग्जाम में भी 16 मार्क्स का था। हर चैप्टर से 4 मार्क्स का थ्योरी आ रहा है। अब आप कॉमन सेंस से बताओ, अब आप कॉमन सेंस से बताओ, जिस चैप्टर में 1 घंटा डाल के 4 मार्क्स आपकी पॉकेट में है, तो क्या ये आप छोड़ने वाले हो? यस और नो? आर यू गोना लीव अ थ्योरी चैप्टर? आर यू गोना लीव अ थ्योरी? विल यू लीव थ्योरी चैप्टर्स? यस और नो? अब मुझे बताओ, 1 घंटा पढ़ के 4 मार्क्स आपके अंदर है, 1 घंटा पढ़ के 4 मार्क्स मेरे बच्चों की पॉकेट में है, क्या आप थ्योरी छोड़ोगे? वेरी गुड, कोई बच्चा नहीं थ्योरी छोड़ेगा। जैसे आप नो नो करते जा रहे हो ना कि हम थ्योरी नहीं छोड़ेंगे, प्लीज मत छोड़ना थ्योरी। कैसे कवर करना है पूरा मैं कराऊंगी, आपको चिंता करने की नीड नहीं है। फिर आपके आते हैं 5 प्रैक्टिकल जो छोटे चैप्टर है ना, हर चैप्टर से यार 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही। ये छोटे चैप्टर ऐसे हैं कि भाई 6 से 8 छोड़ो। अच्छा, छोटे चैप्टर से मेरा क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। एक ही मिनट, स्क्रीन पूरा दिख रहा है मेरे को, चेक करना है तो बढ़िया। जो आपको दिख रहा है ना, एक ही मिनट, आपके 5 छोटे चैप्टर कौन से होते हैं और 5 बड़े? बड़े में तो पहले आपका फॉरेक्स आ जाता है, उसका एक छोटू चैप्टर है आईएफएम। फिर आपका है डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का जो छोटा चैप्टर है वो है आईआरआरएम। ठीक है, आपका एक बड़े में मैं एमएनए लेती हूँ, एक छोटा चैप्टर बिजनेस वैल्यूएशन आपका आ गया, एक म्यूचुअल फंड आ गया, एंड यहाँ पे बड़े में कौन सा आ गया? एसीबी।
और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एमएनए आपका छोटा है, सॉरी, एमएनए आपका छोटा है, यहाँ पे आ जाएगा सिक्योरिटी वैल्यूएशन। ठीक है, ये जो 5 छोटे चैप्टर्स है ना, यू वोंट बिलीव गाइस, लास्ट अटेम्प्ट पे म्यूचुअल फंड से आपका शायद अराउंड 16 मार्क्स का आया है, 16 या 17 मार्क्स का सिर्फ ये छोटे चैप्टर से आया है, जिसमें मैं मिनिमम आपको बोल रही हूँ 6 से 8 मार्क्स का आएगा ही आएगा। बिजनेस वैल्यूएशन से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब ये सब छोटे चैप्टर्स होने के बावजूद अपने आप में एक अच्छा वेटेज होल्ड करते हैं, तो एक भी चैप्टर आप छोड़ के नहीं जा रहे हो। ठीक है, अब बड़े चैप्टर्स जो आपके होते हैं फॉरेक्स, डेरिवेटिव, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, एसीबी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये भी चैलेंजिंग मेरे बच्चों को, जो मैं लोगों के एक्सपीरियंस से सुना है, फॉरेक्स लगता है, डेरिवेटिव्स लगता है, और कई लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी लगता है। बट ये क्लास के साथ आप मानोगे नहीं, मेरे कुछ रिव्यूज पढ़ना इंस्टाग्राम में, मेजॉरिटी क्राउड के रिव्यू में पता क्या रहता है कि मेरा फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स मैं इजी करा देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग को एक भी चैप्टर छोड़ने की नीड नहीं है। कवरेज कैसे करना है बड़े छोटे चैप्टर्स का हम देख लेंगे। बड़े चैप्टर्स आपके 10 नंबर के आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, और छोटे 6 नंबर के आएंगे, तो आप छोड़ के कुछ भी नहीं जा रहे हो। कवरेज कैसा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें आपका क्या आएगा, 70% आपका सब्जेक्टिव है, 30% आपका ऑब्जेक्टिव है। 30% में आपका टारगेट होना चाहिए 30 में से 30 मार्क्स लाना। इसीलिए एवरीडे एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस रोज कर रहे हो, आपके एग्जाम में से 50 डेज बचे हैं, 50 डेज बचे हैं, रोज में अगर 6 एमसीक्यू भी डालूंगी ना, 300 एमसीक्यू आपके एग्जाम तक कवर हो जाएंगे। एंड मैं कुछ कुछ ना प्लान करूंगी कि कुछ कुछ एमसीक्यू के सेशंस ले लूं आपके साथ, या कुछ कुछ अपनी बुकलेट से होमवर्क दे दूं। बुकलेट की कॉपी मेरे को टेक्स्ट कर देना, क्लास के एंड में मेरे से टेलीग्राम का चैनल ले लेना एमसीक्यू का, एंड एमसीक्यू बुकलेट मांग लेना अगर मैं भूल गई तो। एमसीक्यू बुकलेट से आपका क्या होगा, मैं रोज बता दूंगी ये एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर लो, तो एक एक दो दो भी रोज हो जाएंगे, आपका एमसीक्यू भी 100% कवर हो जाएगा। वो बुकलेट ना आई वुड रिकमेंड आप प्रिंट करा लो। प्रिंट कराने से आपका क्या होगा, जैसे एक पैटर्न इसका भी बताती हूँ। आपका एमसीक्यू 1 के 5 पार्ट्स है, ठीक है, ये इजी था, इजी था, इजी था। ट्रिकी पार्ट जो मेरे बच्चे ने गलत करा ना, उसको हाईलाइट कर लिया, तो एग्जाम के एंड तक आते आते ना आप हर बार पूरा पूरा नहीं कर पाओगे। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन में तो फिर पूरा कर लिया, फिर आप ये जो हाईलाइटेड आपके एमसीक्यू रहेंगे ना, जहां आप गलत करते हो, वही वही देखना, तो आप लोग को अच्छे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे एंड क्वेरीज भी क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग को पेपर पैटर्न समझा, यस और नो? डिड यू गाइज अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, यस और नो? मुझे बताओ, डिड यू गाइज अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, यस और नो? यस और नो? कोई डाउट इसमें कि मैम ऐसा चैप्टर, ये चैप्टर, वो चैप्टर, किसी के कोई डाउट, क्वेरीज? एनीवन, एनी डाउट, एनी क्वेरीज? बताओ बताओ, एनीवन, एनी डाउट, एनी क्वेरीज, मुझे बताओ। चलो आगे हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आ रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है मेरा मेरे बच्चों से, सब यहाँ पे ध्यान देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पूरे बैच का एक रास्ता तय करेगी। मैं आप लोग को ना 2 चॉइसेस दे रही हूँ चैप्टर्स कवर करने की। मैं 2 चॉइसेस दे रही हूँ आप लोग को, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, डरो मत ये देख के। ये ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स है विच आई एम प्लानिंग। एक ऑर्डर में आपका देखो, पहला चैप्टर तो एसीबी है, उसमें कोई चैलेंज ही नहीं आना चाहिए, ठीक है। एसीबी आज मैं कवर कर दूंगी आप लोग का, आज स्टार्ट कर दूंगी। पहला जो ऑर्डर है ना, इसमें आप फॉरेक्स और पहला एक ऑप्शन जो 2 है आपका, आप फॉरेक्स और डेरिवेटिव स्टार्टिंग में कवर कर रहे हो। ओके, फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव आप स्टार्टिंग में कवर कर रहे हो, आप देख सकते हो, डेरिवेटिव्स एंड आपका देन फॉरेक्स, ठीक है। आपका ऑप्शन 1 है जिसमें आप थोड़ा आईसीआई के हिसाब से चल रहे हो, एक ऑर्डर सॉर्ट ऑफ आईसीआई का, या एक ऑर्डर जो इजी आप लोग के लिए पड़ेगा, ठीक है, इजी चैप्टर्स का, ठीक है। और फिर ऑप्शन 2 है जिसमें आपका इनिशियल कवरेज है फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स का, ठीक है, फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स का। मैं आप लोग को एक रिकमेंडेशन दूंगी, उसके बाद आप आंसर्स भेजना स्टार्ट करना। व्हाट आई वुड रिकमेंड यू गाइज इज टू चूज ऑप्शन 2, ठीक है, क्योंकि आपके इनिशियल जो अभी दिन है ना, अभी आपके पास बहुत टाइम है कंपैरेटिवली लास्ट मोमेंट हैसल से। आई वुड रिकमेंड इनिशियली आप ये वाला ऑर्डर चूज कर लो, ताकि आने वाले 15 दिनों में ना आपके बड़े चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। यही चीज अगर दिसंबर में बिगिनिंग में आई ना, तो आप लोग का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, आप लोग को लगेगा लास्ट में इतना जूझने से तो अच्छा छोड़ दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। मेरा ये सजेशन है कि आप लोग ऑप्शन 2 पे जाओ। जो स्टूडेंट्स
जिनने फर्स्ट टाइम एएफएम कर रहे हैं उनको भी कोई चैलेंज नहीं आएगा। जहां डाउट रहेंगे मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ऑर्डर से ना आप लोग के बड़े बड़े चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। सो नाउ गाइस लेट मी नो आप लोग के क्या वोट्स है, लेट मी नो आप लोग के क्या वोट्स है। अच्छा आने भी लग गए, ओ माय गॉड। ऑप्शन 2 1 2 3 4 5 6 7, अरे सबके ऑप्शन 2 ही आ रहे हैं, सबको है ये फॉरेक्स डेरिवेटिव्स उठाऊं, हम खतरों के खिलाड़ी हैं। चलो सबका है ऑप्शन 2 भाई। मैम वॉट एवर यू प्रेफर, आई पर्सनली प्रेफर फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स। ओके गाइस ऑप्शन 2 ऑप्शन 2, चलो परफेक्ट। मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत प्यार से बने हुए, मतलब आप लोग के रिस्पॉन्स देख के मुझे लग रहा है आप लोग कितने कीन हो एफएम करने के यार, मतलब रियली रियली कमेंडेबल, अप्रिशिएबल। बिकॉज क्या होता है थोड़े बड़े चैप्टर्स है, यू ऑल्सो नो ये चैप्टर ज्यादा टाइम मांगते हैं, बट हम करेंगे बहुत अच्छे से। चलो फाइनली आई एम डन विथ ऑल ऑफ द डिस्कशन, जिसमें हमने बैच में कैसे क्या कवर रहेगा वो सब डिस्कस कर लिया, पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया, एंड हमारा फ्लो ऑफ चैप्टर डिस्कस कर लिया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ चैप्टर या फ्लो ऑफ चैप्टर। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, एनीवन एनी डाउट एनी क्वेरी कि हम आगे प्रोसीड करें? एनीवन एनी डाउट एनी क्वेरी और शुड आई प्रोसीड फाइनली हमारे एसीबी के साथ? आप लोग बोलोगे मैम 1 घंटा तो आपने इसी में लगा दिया, कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है। चलो बताओ एनीवन एनी डाउट एनी क्वेरीज, प्रोसीड करें? कुछ भी किसी को लग रहा है कि मैम ऐसा नहीं ऐसा, भाई पूछ लो, आई एम अवेलेबल। चलो नो क्वेरी, परफेक्ट, आ जाओ मेरे साथ। आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। चलो फाइनली हम आ रहे हैं एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग में। एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग क्या है भाई? एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग क्या है? आपने ये चैप्टर इंटर में पढ़ा हुआ है कैपिटल बजटिंग के नाम से, आपने ये चैप्टर इंटर में पढ़ा हुआ है कैपिटल बजटिंग के नाम से। यहाँ पे आप जो पढ़ने वाले हो ना, इसका सिर्फ अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, जिसको मैं बोलूंगी एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है, आपका मेन मोटिव निकालना क्या रहेगा यहाँ पे? एनपीवी। एनपीवी कैसे भाई? आपने कैपिटल बजटिंग में तो एनपीवी सीखा है, एनपीवी में क्या सीखा है? आपका क्या इनफ्लो रहता था, आपका क्या आउटफ्लो रहता था, आपका क्या इनफ्लो रहता था, आपका क्या आउटफ्लो रहता था। ठीक है, इनफ्लोज जो फ्यूचर इनफ्लोज रहते थे उनको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देते थे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज से हम आउटफ्लो माइनस करके हमारा एनपीवी निकाल लेते थे। ये हम बहुत डिटेल में आप यस मैम एएफएम मोड ऑन, ठीक है, ये हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। सो कैपिटल बजटिंग का एडवांस्ड वर्जन इज ओनली एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। ये चैप्टर पहले हमारे कोर्स में नहीं था, ये चैप्टर आया ही May 24 से है। और किस टाइप के क्वेश्चन ये आपसे पूछता है? बेसिकली अगर ये क्वेश्चन इसका कुछ ट्रिकी भी एग्जाम पे आता है ना, इट इज ऑल कॉमन सेंस बेस्ड। ठीक है, ये सिर्फ कॉमन सेंस बेस्ड है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोग को लगे कि मैम नई क्वेश्चंस आ रहे हैं। कैटेगरी चीजों की वही है, मतलब इसमें तो कितने कॉन्सेप्ट्स ऐसे जो मैं क्वेश्चन के साथ ही कराऊं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स में ऐसा कुछ अलग है ही नहीं, मतलब दैट इज जस्ट बेसिक कॉमन सेंस है। आप क्या एक्शन लोगे एज अ लेमैन, वो सब चीजें पूछ रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। एग्जाम में इसके कैसे क्वेश्चन आए मैं बताती हूँ आपको, एक ही मिनट। आपका May 24 में एक टॉपिक था रिप्लेसमेंट कॉस्ट का, उसका क्वेश्चन आया है। नवंबर 24 में आपको अलग अलग टॉपिक के थे। ये जो अबैंडनमेंट ऑप्शन का क्वेश्चन है ना, अगर आप लोग को थोड़ा पता हो तो, ये आपका डेरिवेटिव्स का और इसका कंबाइन पोर्शन है। ठीक है, तो जो चैप्टर दोनों जगह जो क्वेश्चंस मिक्स होते हैं ना दोनों के, 2-3 टॉपिक के, वो अपने आप में हाई इंपॉर्टेंस के हो जाते हैं। और आपका एक रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया था इन्फ्लेशन का। ठीक है, आपका एक रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया था, ये हम आज ही करने वाले हैं, तो आप लोग को समझ आएगा कि पेपर का लेवल क्या रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका May 25 में रिप्लेसमेंट कॉस्ट आया, एंड अभी September 25 में मैंडेटरी एमसीक्यू आया है सेंसिटिविटी का।
तो वो बच्चे जो होते हैं ना, हम छोड़ जाएं, नहीं भाई, छोड़ना ऑप्शन ही नहीं है। अब एक्सपेक्टेड है आपका जैन अटेम्प्ट में हम उम्मीद कर सकते हैं इन्फ्लेशन से आ सकता है या रिप्लेसमेंट कॉस्ट से आ सकता है। और अबैंडनमेंट तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अबैंडनमेंट आपका डेरिवेटिव्स में आता है, इसका पोर्शन हम कवर ही डेरिवेटिव्स में करेंगे। ओके गाइस, अब कमिंग टू द पास्ट पेपर एनालिसिस, ये पास्ट पेपर एनालिसिस भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगी, लास्ट 10 अटेम्प्ट का है। अभी हम जो एसीबी स्टार्ट करने वाले हैं ना, आपका आप बोलोगे अरे मैम सितंबर 25 में तो क्वेश्चन ही नहीं आया, आप झूठ बोल रहे हो। देखो नीचे आपका थ्योरी और एमसीक्यू का कवरेज है। जो आपका ब्लैक पेन से लिखा रहेगा ना, जो आपका ब्लैक कलर से लिखा रहेगा वो आपका थ्योरी है, और जो आपका रेड कलर से लिखा रहेगा वो एमसीक्यू है। एसीबी में आपका 6 मार्क का एमसीक्यू आया था सितंबर 25 में। ओके गाइस, उसके पहले जो आपका था मई 25 में अगेन 6 मार्क्स का था, नवंबर और मई 24 में 8 मार्क्स का था। आई गेस आपका ये 2 मार्क्स का आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये नवंबर में 2 मार्क्स का और एमसीक्यू भी था। अमाउंट्स टू टोटल 10 मार्क्स तक इस चैप्टर से आ चुका है। ओके गाइस, टोटल 10 मार्क्स तक इस चैप्टर से आया है। 6 से 8 नंबर का आना ही आना है, तो आप लोग को ये करके ही जाना है। ओके गाइस, आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट 2-3 डेज में हम ये चैप्टर उड़ा देंगे। चलो, एसीबी का हमने ये देख लिया। आ जाओ अब आप बोलोगे कि मैम एसीबी होता क्या है? इसमें आप डिसाइड करते हो कि आपको पैसा कहाँ लगाना है, कितने टाइम के लिए लगाना है, और आपको आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या आपको आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना है। आप वो सब देखोगे। कैसे देखोगे? कि मतलब ना रियल लाइफ सिचुएशन की ज्यादा बातें करते हैं। जैसे आपके सिर्फ एनपीवी था ना, एनपीवी तो आप निकाल रहे हो, साथ में आप बहुत अलग अलग चीजें कंसिडर करोगे। जैसे आपने अपना रेवेन्यू देखा, आपका इनफ्लो है, आपने अपना कॉस्ट देखा, आपका इबिडा आ गया। ठीक है, मैं इधर आप लोग के लिए बना ही देती हूँ। आपका स्टेटमेंट यहाँ पे मैं बनाती हूँ, एक ही मिनट देना, एक ही मिनट गाइस। हाँ, यहाँ पे हम अपना, हाँ चलो मेरे साथ सब आ जाओ। यहाँ पे हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका क्या बोलता है? सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, नॉट ओनली फॉर एसीबी, आपका ये आईएफएम, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन, हर चैप्टर के लिए ये एनुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले कैश फ्लो में आप जो कंसिडर करते हो वो होता है आपका रेवेन्यू, आपका सेल्स कितना है। ठीक है, आप अपने रेवेन्यू और सेल्स में से क्या उड़ा देते हो? आप अपना उड़ा देते हो यहाँ पे कॉस्टिंग जो भी आता है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, या फिर आपका फिक्स्ड कॉस्ट। रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके आपका कंट्रीब्यूशन आ जाता है, और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके आपका इबिडा आ जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। आपका जो इबिडा आता है उससे सबसे पहले आप उड़ाते हो डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन उड़ा के आपको जो यहाँ पे मिलता है दैट इज योर ईबीआईटी। इसको आप एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज टैक्सेबल इनकम। क्यों टैक्सेबल इनकम? क्योंकि आपकी इस इनकम में अब आगे आके यहाँ पे लगता है टैक्स। आपका लगा टैक्स, आपका यहाँ पे आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। आर वी वेरी क्लियर? ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। बट अगर हम कैश फ्लो निकालते हैं साल भर का, मुझे बताओ क्या डेप्रिसिएशन आपका कैश फ्लो है? यस और नो? डेप्रिसिएशन तो क्या होता है कि हम सिर्फ बुक कर रहे हैं एक खर्चा हमारा जो एक्चुअली खर्चा हो नहीं रहा है, हम सिर्फ वो पर्टिकुलर ईयर उसका खर्चा ले रहे हैं। क्या डेप्रिसिएशन एक्चुअल कैश फ्लो है? एक्चुअली आपका पैसा बाहर जा रहा है क्या? यस और नो? मुझे बेसिक आंसर बताओ, क्या डेप्रिसिएशन आपका कैश फ्लो है? यस और नो? एक्चुअल कैश का आउटफ्लो हो रहा है क्या बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन? लेट मी नो दैट, यस और नो? नो, वेरी गुड गाइज, नो नो, सबके नो आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। ओके, लास्ट में आप यहाँ पे क्या करते हो? मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेप्रिसिएशन एड बैक कर दोगे। डेप्रिसिएशन एड बैक करने के बाद जो आपका कैश फ्लो आएगा, फाइनली दिस इज योर एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अब आप बोलोगे मैम
मैम हम डेप्रीसिएशन एड बैक कर ही क्यों रहे हैं? जब हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो हम माइनस ही क्यों कर रहे हैं? एड बैक करना है तो आप माइनस क्यों कर रहे हो बताओ? क्या कोई स्टूडेंट सोच सकता है कि हम डेप्रीसिएशन क्यों माइनस कर रहे हैं? हम यहाँ पे डेप्रीसिएशन इसलिए माइनस कर रहे हैं ताकि उसका टैक्स अमाउंट पे हमें बेनिफिट मिल जाए। टैक्स अमाउंट पे कैसे बेनिफिट मिलेगा? टैक्स अमाउंट पे कैसे बेनिफिट मिलेगा? आपका जितना EBITDA था, EBIT इज एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, ठीक है? EBIT इज एक्सक्लूडिंग डेप। अगर आप डेप नहीं माइनस करते और आप EBITDA पे ही टैक्स लगाते, इस पे आपका टैक्स ज्यादा आता और इस पे आपका EBIT पे टैक्स कम आया। तो ये जो डिफरेंस आया ना ज्यादा और कम टैक्स का, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन। देखो मेरे बच्चों को सब आता है। वेरी गुड विराज, वेरी गुड रुबेंद्र, वेरी गुड शालिनी, सुरभि, बृंदा, वेरी गुड गाइस। ओके, सो हमने क्या देखा, मेरे साथ आ जाओ सब, मेरे साथ आ जाओ सब। मेरे बच्चे काफी स्मार्ट है, नहीं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, होना भी चाहिए भाई। चलो हम डिसाइड करते हैं हमें इन्वेस्ट करना है मनी इन लॉन्ग टर्म एसेट जैसे प्लांट, मशीनरी, न्यू प्रोजेक्ट। चॉइस रहता है कि हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। अगर मेरा एनपीवी पॉजिटिव आता है, अगर मेरा एनपीवी पॉजिटिव आता है, ऑब्वियसली आई विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अगर मेरा एनपीवी नेगेटिव आता है, मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगी। एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमारा सब्जेक्ट भी एडवांस लेवल का है, चैप्टर भी एडवांस लेवल का है। एडवांस कैपिटल बजटिंग में आप क्या करते हो? मींस गोइंग वन स्टेप डीपर देन द बेसिक, थोड़ा आगे बढ़ के करते हो। ये बियॉन्ड बेसिक एनपीवी है। कैसे? बेसिक एनपीवी जो रहता है ना, जो रियल लाइफ अनसर्टेनिटी लेता है, ये और उससे ज्यादा चीजें बताता है और आपको स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। ओके गाइस, अब ये चैप्टर में हम कवर क्या क्या करेंगे? सबसे पहले आपका आता है इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन ऑन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इन्फ्लेशन क्या होता है बस हम आ ही गए, अब ये टॉपिक हम स्टार्ट करने ही वाले हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक। स्टैटिस्टिकल टेक्निक में क्या रहता है आपका? प्रोबेबिलिटी, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और एक हिलियर मॉडल करके चीजें आती है। डरना नहीं, हम करेंगे। एंड थर्ड आपका आएगा कन्वेंशनल टेक्निक, दैट इज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, सर्टेनिटी, इक्विवेलेंट, यूटिलिटी अप्रोच। ये बहुत इजी पीजी रहता है, एमसीक्यू वगैरह इनसे आ सकता है, मतलब एक एक बार में आप लोग का हो जाएगा, चैलेंजिंग नहीं रहेगा। ये भी बहुत इजी है एंड ये पोर्शन भी बहुत इजी है। ये जो तीनों इजी पोर्शन है ना, हम आज कवर करने वाले हैं, तो मेरे साथ सब लंबे समय तक बने रहेंगे, ठीक है? किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, मुझे बोलना। और जहां आप लोग को होगा ना मैम बस हो गया यार, अब मुझे वो भी बताना, तो मैं बताऊंगी आगे खींचना है कि नहीं। बी वेरी फ्रैंक, ये तीन पोर्शन हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद आपका और आता है अदर टेक्निक्स होती है सेंसिटिविटी, सिनेरियो, सिमुलेशन, डिसीजन ट्री। लास्ट अटेम्प्ट पे सेंसिटिविटी आया है, इस अटेम्प्ट में उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, बट ये नहीं कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि छोड़ के चले जाओ, करना ये वाला फिर भी है आपने। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट एंड रियल ऑप्शन। रियल ऑप्शन का जो पोर्शन है हम पूरा कवर कहाँ करेंगे? डेरिवेटिव्स में, पूरा डेरिवेटिव्स में कवर होगा, यहाँ हम कुछ नहीं कवर करेंगे। जैसे जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे थे ना, जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे थे, उनके लिए मैं क्या करती थी? रियल ऑप्शन के लिए, उनके लिए मैं रियल ऑप्शन के लिए क्या करती थी? पहले हम डेरिवेटिव कर चुके होते थे, फिर एसीबी आता था, तो क्या था? डेरिवेटिव्स में भी वो रिवाइज करते थे, एसीबी में भी सेम रियल ऑप्शन रिवाइज करते थे। आप लोग का जब डेरिवेटिव होएगा आप तभी कर पाओगे, बट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन इसका नवंबर 24 में आया है, फिर आ सकता है भाई, तो ये नहीं बोलना कि मैंने कराया नहीं, मैंने छुड़वा दिया। ओके गाइस, आ जाओ। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है मुझे बताओ। अब इन्फ्लेशन वर्ड से आप लोग क्या समझते हो? इन्फ्लेशन से मेरे बच्चे समझते क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है? समय के साथ ना आपके जो गुड्स है, सर्विसेज है, उनके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे आपके जमाने में मम्मी आपको भेजती थी, जाओ बेटा दूध ले आओ। दूध का पहले रेट होता था 30 रुपए। आज की डेट में जितना मेरे को रेट पता ना टुडे, ये पहले के जमाने की बात कर रही हूँ, वो नहीं है, हमारे जमाने में ऐसा होता था, ठीक है? आज के जमाने में दूध का क्या रेट चल रहा है? आज के जमाने में दूध का क्या रेट चल रहा है? एज फार एज आई रिमेम्बर 70 रुपए लीटर दूध का रेट चल रहा है। भाई आप लोग बताओ, आपकी मम्मियां दूध लेने भेजती है ना आपको, क्या रेट चल रहा है दूध का?
दूध का क्या रेट चल रहा है? व्हाट इज द रेट ऑफ मिल्क गोइंग ऑन इन द मार्केट? व्हाट इज द रेट बताओ भाई। सबको मम्मी भेजती नहीं है दूध लेने कि भाई हम तो नहीं जाते, मम्मी जो भी बोले। बताओ दूध का रेट पता है किसी को? मेरे को इन्फ्लेशन के लिए मेरे बच्चे बोल रहे हैं ईयर ऑन ईयर महंगाई है। अच्छा इतना सस्ता है? ओके 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 ओके। कई लोग का 66 है, कई लोग के 73, 50, 75, अनपैक्ड 50। ओके मेरे को भाई ज्यादा रेट का आइडिया नहीं है, क्यों मैं झूठ बोलूं, बट या एज फार एज आई रिमेम्बर 70 रुपीज लीटर मुझे ध्यान है, ठीक है। चलो इन शॉर्ट इन्फ्लेशन से मेरे बच्चों को बहुत डीप में मेरे को बोलना ही नहीं पड़ेगा, सब बच्चों को पता है इन्फ्लेशन क्या होता है। एक स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, ईयर ऑन ईयर महंगाई, हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है। अब आप बताओ मेरी जब मम्मी की शादी हुई थी ना, मेरी जब मम्मा की शादी हुई थी, मेरी मम्मा की शादी के टाइम आपका गोल्ड का क्या रेट था? 5,000 रुपए तोला। आज मान लो मेरी शादी हो रही है, आज के टाइम जो गोल्ड का रेट चल रहा है भाई, क्या ही रेट चल रहा है, 1,30 1,40 चल रहा है, 1,30,000 1,40,000। तो आप समय के साथ सोच रहे हो महंगाई कितनी बढ़ रही है, चीजों की महंगाई कितनी बढ़ रही है। महंगाई के कारण आपकी कैश फ्लो में क्या इफेक्ट होएगा हम वो देखेंगे। हम यहाँ रेट थोड़ी जज करने बैठे, ये सब महंगाई के कारण आपका एनपीवी में, आपके फर्म के रेवेन्यू में, आपके फर्म के कॉस्ट में, आपके फर्म के अदर एक्सपेंस में क्या इफेक्ट होना है हम वो करने बैठे। एंड गाइस एक और चीज है, आपका इन्फ्लेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे यहाँ पे कौन? सागर भाई साहब कौन बैठे, इनका भाई सोने का काम है, जिसको भी गोल्ड वोल्ड लेना है सागर से कनेक्ट कर लेना। 1,35 ने गोल्ड का रेट बताया, आई गेस दिस इज द करेक्ट रेट, ठीक है। चलो यार बड़े लोग हैं, आए दिन गोल्ड वोल्ड लेते रहते, रेट उन्हीं को पता रहता है ना, क्यों सागर। चलो मैं यहाँ क्या बता रही थी, सागर के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो गई। हाँ ये चैप्टर जो है ना आईएफएम में भी आपका इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। तो इन्फ्लेशन अपने आप में स्टार टॉपिक है भाई, छोड़ना नहीं है। यहां नहीं आएगा तो आईएफएम में इसका कुछ पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे साइज में थोड़ा छोटा करती हूँ, एक ही मिनट देना बस। चलो इतना दिख रहा है मेरे बच्चों को, परफेक्ट। आ जाओ, मैरीगोल्ड का बजट है बस। अच्छा आप मैरीगोल्ड बिस्किट लेते हो, गोल्ड के बिस्किट नहीं लेते। चलो मशीन का कॉस्ट है 10 लाख, ठीक है। आपको बताना है आपको ये मशीन खरीदनी चाहिए कि नहीं। मशीन का कॉस्ट दिया है, लाइफ दी है 5 इयर्स की। अगर मैं बोलूं एसएलएम बेसिस में डेप्रिसिएशन निकालो, इसका डेप्रिसिएशन क्या होगा? टोटल जितनी वैल्यू थी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, 2 लाख पर एनम इसका डेप्रिसिएशन है। परफेक्ट गाइस, आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन गिवन भी है 2 लाख पर एनम, मेरे बच्चों ने निकाल भी लिया। ओके अब रेवेन्यू बोल रहा है 9 लाख, कॉस्ट बोल रहा है 4 लाख और टैक्स रेट दिया है 30%। आओ मेरे साथ इसका आप एनुअल कैश फ्लो निकालो। पहले आज का कितना है, चलो रेवेन्यू कितना बोला? 9 लाख। 9 लाख रेवेन्यू से मैं अगर 4 लाख कॉस्ट माइनस कर दूंगी, मेरा एबिडा कितना आएगा? 5 लाख। 5 लाख एबिडा से देखो गाइस, एक मैं आज क्लास की स्टार्टिंग में बता रही हूं, मैं हर जगह कहीं ना कहीं मिस्टेक करती हूँ, ठीक है। कोई ना कोई चीज गलत सलत बोलती हूँ, उल्टी पुल्टी बोलती हूँ, क्यों? उसको करेक्ट आप लोग को करना है। तो कहीं मेरे फिगर्स गलत होंगे, मेरे को करेक्ट आप लोग को करना है। इससे क्या होगा, आप लोग का ना अटेंशन बना रहेगा, आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, पहले आप खुद से भी चीजें अब्सॉर्ब करने का ट्राई करोगे, ठीक है। आ जाओ, आपका 9 लाख क्या हुआ? रेवेन्यू। 4 लाख आपका क्या हुआ? कॉस्ट। इससे मेरा एबिडा आ गया 5 लाख। ओके आपका डेप्रिसिएशन कितना निकाला था? 2 लाख पर एनम। आपने डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, आपका 2 लाख माइनस करके 3 लाख ईबीआईटी आ गया। आपका टैक्स रेट था 30%, ठीक है। आपका 30% कितना हुआ? 90,000। आपका 3 लाख में से 90,000 माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 2,10,000। एनुअल कैश फ्लो के लिए हम देख चुके थे कि हम डेप्रिसिएशन एड बैक करेंगे। 2 लाख डेप्रिसिएशन था, जितना यहाँ पे माइनस हुआ था उतना डेप एड बैक कर दिया, आपका आ गया 4,10,000 कैश इनफ्लो।
यहाँ पे मैं अलग अलग स्टेप में पॉइंटर्स दे रही हूँ, आप मुझे बताना किस पॉइंट पे आपको डाउट आया है या ऑल क्लियर है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में, EBITDA कैलकुलेट करने में, EBIT कैलकुलेट करने में, पैट कैलकुलेट करने में, डेप्रिसिएशन एड बैक करने में या कैश इनफ्लो पे, कहीं किसी को कोई डाउट आया है या ऑल क्लियर है? ये जो 6 पॉइंटर्स हैं, न्यू स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट, फर्स्ट टाइमर्स, एनीवन, डेप्रिसिएशन एड बैक होने में, जो भी मैंने नंबर दिए 6 नंबर, कहीं पे एड बैक होने में कुछ में डाउट आया है? ऑल क्लियर, परफेक्ट। आ जाओ भाई, डाउट नहीं आया, ठीक है, आ जाओ। अगला क्या पार्ट आता है? अब क्या होता है, इन शॉर्ट 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूं, मेरे साथ सब बने रहना। सबसे पहले आता है कि मैम हम डेप्रिसिएशन एड बैक क्यों कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करा था, एक बार मैं फिर बताती हूँ। डेप्रिसिएशन आपका एड बैक होता है इन कैश फ्लो कैलकुलेशन, क्योंकि वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ये आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट कम करता है, बट एक्चुअल कैश आपके बिजनेस के बाहर नहीं जाता, एक्चुअल कैश बिजनेस के बाहर नहीं जाता, ये सिर्फ एलोकेट होता है कॉस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ताकि आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाए, जो कि मेरे बच्चों ने ही बताया था, मुझे तो नहीं आता था, मेरे बच्चों ने ही बताया था कि टैक्स बेनिफिट मिल जाए, इसके लिए हम डेप्रिसिएशन एड बैक करते हैं। आपको साल के कैश फ्लो में इंटरेस्टेड है, तभी आप डेप्रिसिएशन एड बैक करके उसका इफेक्ट रिमूव कर देते हो। ओके, अज्यूमिंग ये सबको क्रिस्टल क्लियर है। एक और चीज मैं बताती हूँ जहां बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्सक्लूड करता है। क्यों भाई? इंटरेस्ट एक्सपेंस की जो बात होती है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हुआ, इंटरेस्ट एक्सपेंस के कारण प्रॉफिट कितना आया, ये सब पोर्शन आपका फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट आ जाता है। यहाँ आप ये सब आपका फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट आ जाता है। यहाँ पे जो आप कवर कर रहे हो वो पर्टिकुलर एनपीवी निकाल रहे हो फॉर द पर्पस कि आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो कि नहीं, प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए आप यहाँ एनपीवी निकाल रहे हो। सो प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए जो एनपीवी निकालना है, डिसीजन होनली ऑन द बेस्ड ऑफ प्रोजेक्ट के लिए होना चाहिए, फाइनेंसिंग पोर्शन का पार्ट नहीं होना चाहिए। मैं फिर से एक बार स्लो लेके चलती हूँ। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट की वायबिलिटी देखते हो इंडिपेंडेंटली ऑफ हाउ इट इज फाइनेंस्ड, फाइनेंसिंग का आप पोर्शन नहीं देखते हो, सिर्फ आप प्रोजेक्ट की वायबिलिटी देखते हो इंडिपेंडेंटली, वो छोड़ के कि वो फाइनेंस कैसे होता है। इंटरेस्ट जो पार्ट है ना, वो फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है, ना कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। याद है आप जब कैश फ्लो बचपन में पढ़ते थे, एक ऑपरेटिंग होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक आपका क्या होता था, फाइनेंसिंग होता था। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है, ना कि इन्वेस्टमेंट। सो हम एक प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रहे हैं एज अ होल, नॉट जस्ट फ्रॉम इक्विटी होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू या डेट होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस में हम नहीं देख रहे, हम पूरा प्रोजेक्ट देख रहे हैं एज अ होल। ओके ओके, अब मुझे बताओ आप लोग को इंटरेस्ट एक्सपेंस या डेप्रिसिएशन में कोई डाउट आया? नहीं ना, इन दोनों टॉपिक में कोई डाउट आया? इंटरेस्ट एक्सपेंस आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे और कैसे होगा, डरो मत। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको बोलती हूं, भाई टीचिंग वीचिंग करके बोर हो गए हैं, अपने बस का है नहीं, अब हो नहीं रहा है, अब हम आओ एक नया काम चालू करते हैं। रुक जाओ, लिखूंगी मैं इधर ही, फिर आप लोग बोर्ड नोट्स मांगते हो अगर तो दिक्कत होती है। एक ही मिनट, चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट जो आपका पोर्शन आता है ना, मैंने बहुत पैसा कमा लिया, लमसम पैसा कमा लिया भाई, पता ही नहीं करोड़ों में बात हो रही है, इतना पैसा कमा लिया, अब मेरे को कुछ बड़ा करना है, कुछ बहुत बड़ा काम करना है। आप सबने सुना होगा एमबीए चाय वाला, एमबीए चाय वाला सबने सुना है। ऐसे ही मेरा मन हुआ बड़ा काम करने का, मैं सीए चाय वाला खोलूं, ठीक है, सीए चाय वाला, ये मेरे को मन है मेरा ब्रांड लॉन्च करने का, कि भाई सीए वीए हो गया, नाम यूज कर ले, आओ सीए चाय वाला खोल ले। अब सीए चाय वाला खोलने के लिए मेरे पास जब सितंबर में मेरे बच्चों के एग्जाम हुए थे, तब काफी टाइम था। मैं गई यहाँ पे मेरे घर के बाजू में निकल के एक चौक आता है, मैं वो चौक में जाके खड़ी हुई, चौक वाले से बोला ये टपरा मेरे को बेच दो। एक टपरा खरीदने की मैं बात कर रही हूँ, मैं डील कर रही हूँ। अब क्या हुआ, इसने मेरे को तब टपरे का रेट बोला था 10 लाख,
ठीक है। तब मेरे को टपरे का रेट बोला था 10 लाख। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने सितंबर 25 में बात करी, मेरे को अक्षांश भैया का फोन आता है, अरे यार मुस्कान, बैच चालू करना है जनवरी वालों के लिए, जल्दी जल्दी सब डिटेल्स दो, अपन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा यार भैया मेरे को सीए चाय वाला खोलना था, आप कहाँ अभी बैच वैच के बीच में ले आए। नहीं नहीं खोलना है खोलना है, भैया ने बोला खोलना है तो भाई खोलना है, जो भैया बोले। चलो, अब हमने क्या करा, बच्चों के पेपर वेपर पे लग गए, पढ़ाने में लग गए, रेगुलर बैच, एक्सप्रेस बैच, डाउट, एमसीक्यू टेस्ट, बहुत पंचायत सब में लग गए। मेरे बच्चों के पेपर हो गए जनवरी 26 में। जनवरी 26 में फिर मेरे को ख्याल आया, मेरे को सीए चाय वाला का टपरा खरीदना था। मैं वापस गई टपरे वाले के पास, टपरे वाले, चलो भैया रेट दो भाई, 10 लाख लो, मेरे को टपरा बेच दो अपना। भैया बोलते मैडम अब ये टपरा 10 लाख में नहीं मिलेगा, आपको 12 लाख पे करना पड़ेगा। मैंने कहा है भाई क्यों, भाई क्यों 12 लाख? बोलते मैम आप जो रेट लेके गए थे ना वो 6 महीने पुराना था, अब अगर आप आए हो तो नए रेट पे ही खरीदना पड़ेगा। तो समय के साथ इन्फ्लेशन के कारण मेरा सबसे पहले तो प्रॉपर्टी का, सॉरी, टपरे का रेट बढ़ गया। आप समझे? अब क्या हुआ, हर चीज लिंक्ड रहेगी। पहले मैंने सोचा था मैं ₹5 पर कप के हिसाब से चाय बेचूंगी, अब मैं अपना चाय का क्या बढ़ा लूंगी, अब जो मैं चाय बेचूंगी उसका रेट बढ़ा लूंगी ₹10 पर कप। और हुआ क्या, मार्केट में इन्फ्लेशन हर ही जगह आया। पहले दूध मेरे बच्चों ने बताया ₹55 लीटर था, चाय के लिए दूध भी मेरा महंगा हो गया, अब ₹60 लीटर आने लगा। तो रेवेन्यू बढ़ा, कॉस्ट बढ़ा, ये सब एक विशियस साइकिल है जो समय के साथ ना इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है वो ऐसे ही आता है। आ जाओ, अब मैंने आप लोग को बोला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस गाइस कवर होने वाले, मस्ती मजाक नहीं, फोकस करना आप। मैंने आप लोग को बोला आपका इन्फ्लेशन का रेट है 10%, ठीक है, इन्फ्लेशन का रेट है 10%। सबसे पहले मैं एक एक आर्टिकल पे इन्फ्लेशन का रेट का इफेक्ट लूंगी, ठीक है। सबसे पहले बात आती है मेरे रेवेन्यू की, एक ही मिनट। सबसे पहले मेरे रेवेन्यू की बात आती है, ठीक है। रेवेन्यू पे मैंने लगाया 10% इन्फ्लेशन, ओके। रेवेन्यू पे मैंने लगाया 10% इन्फ्लेशन। कैसे लगाया भाई, 9 लाख का रेवेन्यू था, मैं प्लस कर दूंगी 9 लाख का 10%, ओके। अब 9 लाख मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा इसका 1 और इसका 10 का 0.1, मेरा ये कितना हो गया 9 लाख इंटू 1.1। इन शॉर्ट मेरा रेवेन्यू क्या हो गया, 9,90,000 इज माय इन्फ्लेटेड रेवेन्यू फॉर ईयर 1। आप मुझे बताओ ये क्लियर है? अब इससे मेरा इन्फ्लेशन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, इससे मेरा इन्फ्लेशन का फॉर्मूला क्या बन जाता है मुझे बताओ। इन्फ्लेशन का फॉर्मूला बन जाता है जितना मेरा कैश फ्लो था ये वाला, इसको मैं बोलूंगी नॉमिनल कैश फ्लो। ये तो मेरा हो गया नॉमिनल कैश फ्लो। ये वाला जो कैश फ्लो है ना, ये मेरा हो गया रियल कैश फ्लो। ये क्या होता है भाई, रियल कैश फ्लो होता है विदाउट इन्फ्लेशन, जो नॉमिनल कैश फ्लो होता है वो होता है विथ इन्फ्लेशन। ओके गाइस, मैं आपको फॉर्मूला सिखा रही हूं नॉमिनल कैश फ्लो कैलकुलेट करने का। मैं अगर नॉमिनल कैश फ्लो कैलकुलेट कर रही हूं, मैं अगर नॉमिनल कैश फ्लो कैलकुलेट कर रही हूं, नॉमिनल कैश फ्लो के लिए मैं क्या लूंगी, रियल कैश फ्लो। मैं सबसे पहले क्या लूंगी, रियल कैश फ्लो। रियल कैश फ्लो पे कर दूंगी इंटू 1 प्लस यहां पे कर दूंगी 0.1, मेरा क्या था, इन्फ्लेशन रेट। मेरा यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाता है, इन शॉर्ट नॉमिनल कैश फ्लो कैलकुलेट करने का, दैट इज रियल कैश फ्लो पे मैं 1 इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट कर दूंगी, दैट इज, मैंने वो फॉर्मूला का यहाँ डेरिवेशन बताया। इन शॉर्ट आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, रियल कैश फ्लो पे मैं ऐड कर दूंगी 1, ये रियल कैश फ्लो था, इस पे ऐड करने के लिए इंटू कर दूंगी 1 इंटू 0.1, ये 1.1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, यहां हमने जो भी सीखा कि रियल कैश फ्लो क्या होता है, नॉमिनल कैश फ्लो क्या होता है, और नॉमिनल कैश फ्लो से रियल कैश फ्लो हम कैसे निकालते हैं। आप लोग को कोई डाउट आया इतने पोर्शन में? अब अगर इतने पोर्शन में कोई डाउट नहीं है
क्या आप मुझे नेक्स्ट कॉस्ट निकाल सकते हो? इन्फ्लेटेड कॉस्ट कैसे निकाल लोगे? आपको 4 लाख आपका कॉस्ट दिया है, इस फॉर्मूले से अगर मैं निकालूंगी इंटू 1.1, मेरा कॉस्टिंग आ जाएगा 4,40,000। ओके, यहां पे मैंने रेवेन्यू कितना ले लिया? 9,90,000, कॉस्टिंग आ गया 4,40,000। इन दोनों में मेरा इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ गया। मैं इन्फ्लेशन के फिगर्स बस हाईलाइट करूंगी, ठीक है। इन्फ्लेशन के फिगर्स जहां पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आया, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करा है, ठीक है। इससे मेरा 990 में से 440 माइनस करके 5,50,000 मेरा इबिड्डा आ जाता है। अब मुझे इन्फ्लेटेड डेप्रीसिएशन बताओ। चलो, इन्फ्लेटेड डेप्रीसिएशन मेरे बच्चे कैलकुलेट करके बताएंगे। डेप्रीसिएशन इन्फ्लेटेड कितना आएगा? इन्फ्लेटेड डेप्रीसिएशन बताओ भाई। इन्फ्लेटेड डेप्रीसिएशन मेरे बच्चे कैलकुलेट करके बताएंगे। सब आंसर दो, सब आंसर दो। व्हाट इज इन्फ्लेटेड डेप्रीसिएशन? सब आंसर दो भाई। व्हाट इज इन्फ्लेटेड डेप्रीसिएशन? गाइज वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आपके साथ ही कंटिन्यू करूंगी, जल्दी जल्दी आंसर दो। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। व्हाट इज इन्फ्लेटेड डेप्रीसिएशन? remains the same, no inflation on depreciation, 2 लाख 2 लाख। ऐसा क्यों होता है? ऐसे क्यों? ना 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 ना। डेप्रीसिएशन भाई 2 लाख ही क्यों रहेगा? अब देखो, ये हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं इसमें। डेप्रीसिएशन जो आपका बेस्ड रहता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में रहता है, पुराने कॉस्ट पे, जो आप टाइम 0 पे जब भी वो एसेट एक्वायर करते हो, मशीन एक्वायर करते हो, तब आप निकालते हो। डेप्रीसिएशन ओवरऑल द टेन्योर, कितना भी टाइम पीरियड रहे, विल बी सेम। डेप्रीसिएशन में कोई चेंज नहीं होगा। वेरी गुड गाइस, इन्फ्लेशन का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आपका डेप्रीसिएशन सेम आ गया, उससे आपका ये कितना आ जाएगा? 5,50,000 माइनस कर दो 2 लाख से। चलो माइनस कर दो 2 लाख से, आपका आ गया 3,50,000। 3,50,000 में 30% टैक्स होता है 1,05,000। 1,05,000 माइनस करके आपका फिगर आ जाता है 2,45,000। आपने अगेन सेम डेप ऐड कर दिया, आपका 4,45,000 कैश फ्लो आ गया। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? एनी डाउट गाइस? अब मैं वापस नंबरिंग दे रही हूं, मुझे बताना आपको डाउट कहां पे है। फर्स्टली ये फॉर्मूला डेरिवेशन में, ठीक है, हमने ये फॉर्मूला सीखा, फिर हमने कॉस्टिंग निकाली, डेप्रिसिएशन हमने ये लिया, एंड फाइनली हमारा ये फिगर आ गया। चलो डेप्रिसिएशन एड बैक हुआ, फाइनली हमारा आ गया कैश इनफ्लो। आउट ऑफ दीज 6 पॉइंट्स मेरे बच्चों कहां डाउट है या ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर या कहीं डाउट है? बताओ, ऑल क्लियर या कहीं डाउट है? जल्दी जल्दी बताओ, ऑल क्लियर या कहीं डाउट है? बताओ। परफेक्ट, चलो वेरी गुड आस्था, वेरी गुड प्रबल। चलो अब हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग को समझ नहीं आ रहा पर हम बहुत आगे जा रहे हैं। हमने क्या सीखा था? 9 लाख हमारा रियल कैश फ्लो था। 9 लाख रियल कैश फ्लो मतलब विदाउट इन्फ्लेशन, राइट? ओके, अब ये नॉमिनल कैश फ्लो मतलब विद इन्फ्लेशन। ओके, आ जाओ। आपका इन्फ्लेशन क्या इफेक्ट करता है? आपके कैश फ्लो इफेक्ट करता है। मतलब आपने देखा इनफ्लो भी इफेक्ट करा, आउटफ्लो भी इफेक्ट करेगा। डिस्काउंट रेट आपका करेगा, कैसे क्या हम आगे देखेंगे। आपने रियल एंड नॉमिनल टर्म देख लिया कैसे होता है, एंड प्रोजेक्ट की वायबिलिटी बताना। मैं वापस रिपीट करूंगी नीचे, डोंट वरी, अभी मैं बता रही हूं, आ जाओ। आपका कोर कॉन्सेप्ट पे आ गया। आपका होता है, एक होता है नॉमिनल कैश फ्लो, एक होता है रियल कैश फ्लो। नॉमिनल कैश फ्लो इज इंक्लूसिव ऑफ inflation, whereas real cash flow doesn't include inflation, that excludes. डिस्काउंट रेट क्या होता है? आपको जब नॉमिनल कैश फ्लो डिस्काउंट करना है, आप नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट लोगे। रियल कैश फ्लो डिस्काउंट करने के लिए आप रियल लोगे। भाई ये कैसे? आ जाओ, मैं बता रही हूं, आपको वरी करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप डेट को डिस्काउंट करते हो, उसकी कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ डेट।
जब आप इक्विटी का कॉस्ट लेते हो उसकी कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। किसी फर्म का कॉस्ट लेते हो उसकी कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ फर्म। वेटेड एवरेज कॉस्ट जैसे आप निकाल लेते हो। वेयर एज जब आप नॉमिनल कैश फ्लो लोगे तो आपका जो डिस्काउंटिंग रेट रहेगा दैट इज नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट। वेयर एज जब आप रियल कैश फ्लो लोगे जो आपका डिस्काउंटिंग रेट रहेगा, जो आपका कॉस्ट रहेगा दैट विल बी रियल डिस्काउंटिंग रेट। आपको हमेशा मैच करना है टाइप ऑफ कैश फ्लो विद टाइप ऑफ डिस्काउंट रेट। टाइप ऑफ कैश फ्लो विद टाइप ऑफ डिस्काउंट रेट आपको मैच करना है। नॉमिनल को नॉमिनल के साथ, रियल को रियल के साथ। ये आप याद कर लो, घोट के पी जाओ। अब we know if we consider cash flows of debt we use KD, वेयर एज हम इक्विटी का लेते हैं तो हम KE लेते हैं। लाइकवाइज आपका इक्विटी के लिए रहता है। अब आपका एक और फॉर्मूला आ रहा है। अभी हमने फर्स्ट फॉर्मूला क्या देखा था? हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला देखा था दैट वाज, हमने निकालना सीखा था नॉमिनल कैश फ्लो। व्हाट इज नॉमिनल कैश फ्लो? नॉमिनल कैश फ्लो क्या होता है? आपका रियल कैश फ्लो पे आप क्या कर देते हो? मल्टीप्लाई कर देते हो 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। ओके गाइस, ओके गाइस, आ जाओ। अब आपका यहाँ पे क्या होता है? मैंने आपको दिया है, आपका रियल रेट है 15% का, ठीक है। रियल रेट जो आपको आपका गुड्स वुड्स में मिलेगा, मतलब जो आप अर्न करते हो। इन्फ्लेशन रेट है आपका 10% का, ठीक है। मार्केट में महंगाई 10% से बढ़ रही है। आज मैंने मानो 1 रुपए इन्वेस्ट करा हुआ है, 1 रुपए इन्वेस्ट करा हुआ है। 1 रुपए पे अगर 15% रिटर्न मिलेगा दैट इज 1.15। 1 पे मैं 1, देखो इसको ऐसे लेंगे हम, 1 पे मैं ऐड कर दूंगी 1 का 15%, तो ये कितना हो जाएगा? 1 पे मैं ऐड कर दूंगी 1 इंटू 0.15, ये कितना हो गया? 1 कॉमन लेके 1.1, 1 बाहर आ गया, अगेन अंदर बचा 1 प्लस 0.15। इन शॉर्ट आप इसको बोल दोगे 1.15। ओके, अब ये मेरा आज मैंने अर्न कर लिया, ठीक है, 1 रुपए पे। इन्फ्लेशन था 10% पे, तो जितना मैंने अर्न करा है उसमें मैं ऐड कर दूंगी 10%। इसमें मैं 1.15 कॉमन ले लूंगी, अंदर बचेगा अगेन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। जो 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट बचा, ये कैसे? 10% मेरा इन्फ्लेशन रेट था। और 1.15 को मैं क्या लिख सकती हूं? 1 प्लस रियल रेट जो हमने देखा। यहां से हम क्या डिराइव करते हैं? 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। आप प्रिंसिपल अमाउंट का डुअल इफेक्ट आएगा, माइनस कर दोगे 1। आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा क्या निकालने का? नॉमिनल रेट निकालने का। कैसे भाई? कैसे भाई? नीचे देखा आपने क्या करा, 1 प्लस रियल रेट ले लिया 1.15, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ले लिया 1.1, माइनस कर दिया आपने 1। आपका नॉमिनल रेट कितना आ गया? 1.15 इंटू 1.1, एक सेकेंड, 1.15 इंटू 1.1 माइनस 1 इंटू 100 से 26.5% मेरा नॉमिनल रेट आ गया अभी, ठीक है। अब -1 हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो प्रीमियम प्रिंसिपल का अमाउंट इंक्लूड कर रहा है, हमें वो एक्सक्लूड करना है, तभी हम कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल है, एक सेकेंड, आ जाओ। अब हमने देखा हाउ टू कन्वर्ट बिटवीन रियल एंड नॉमिनल रेट। आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला ले लोगे, 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। ये 1 आगे जाके माइनस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्या दिया है? नॉमिनल रेट, इन्फ्लेशन रेट। आपका फॉर्मूला क्या रहता है? 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। मैं बोल रही हूं मेरे बच्चों, मुझे रियल रेट निकाल के दो। आपको क्वेश्चन में नॉमिनल रेट दिया, आपको रियल रेट निकालना है। आपने क्या करा? 1.12 इज इक्वल्स टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1.05। परफेक्ट। इससे आप रियल रेट क्या निकाल लोगे? 1.12, ये आके डिवाइड हो गया 1.05, माइनस कर दोगे ये 1, आपका आ जाएगा रियल रेट। क्या आ रहे भाई? रियल रेट क्या आ रहे हैं आप लोग के? रियल रेट आप लोग के क्या आ रहे हैं मुझे बताओ। व्हाट इज योर रियल रेट? आपके रियल रेट क्या आ रहे हैं मुझे बताओ। 6.66। वेरी गुड गाइस, एक आंसर आया 6.66। समझ नहीं आया मैं रिपीट कर रही हूँ, डोंट वरी। और आंसर्स बताओ क्या आ रहे हैं।
आंसर्स बताओ। चलो इसको मैं शॉर्ट में फिर से रिपीट करती हूँ। फॉर्मूला का डेरिवेशन देखो वैसे आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं थोड़ा फिर भी कंफर्ट दिलाना चाह रही थी कि आप इंपैक्ट कैसे लेते हो उसका। आ जाओ एक बार के लिए हम देखते हैं। मैंने आप लोग को, चलो इसका आंसर आ गया 6.67 6.66, वेरी गुड गाइस। एक बार मैं कॉन्सेप्ट रिपीट करती हूँ, आ जाओ। मेरा रियल रेट कितना था? 15% था, राइट। मेरा इन्फ्लेशन रेट कितना था? 10% था। सबसे पहले अगर मैंने ₹1 इन्वेस्ट करे हैं तो ₹1 जो मैंने इन्वेस्ट करे, ₹1 में मेरे को 15% ये मिल गया, रियल रेट का रिटर्न मिल गया। तो ये कितना हो जाएगा? 1.15। यस और नो? ओके। अब दूसरा इंपैक्ट आता है 1.15 पे, मेरे को इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लेना है। इसमें मैं अगेन ऐड कर दूंगी 1.15 पे इन्फ्लेशन का 10%, क्योंकि मेरा यहाँ पे डुअल टाइम आ रहा है आपका प्रिंसिपल का इंपैक्ट, आप -1 कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। इससे आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पहले तो इतना, ये 1.15 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? 1.1, ठीक है। 1.1 -1, ठीक है। इससे आपका यहाँ फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1.15 इंटू 1.1, ये आपका आ गया 1.265, माइनस कर दोगे 1 तो 0.265 आ गया आपका नॉमिनल रेट, या फिर 26.5%। इससे मैंने जो फॉर्मूला बनाया था ना यहाँ पे, इससे यहाँ पे जो फॉर्मूला बनाया था, ये 1.15 क्या होता है? 1 प्लस इन्फ्लेशन रियल रेट, ओके। ये मेरा रियल रेट था। अब ये क्या होता है? 1.1 इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, ओके। आप फाइनली यहाँ पे माइनस कर दोगे 1 दो बार आ रहा है, माइनस कर दिया 1, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है फाइनली नॉमिनल रेट का। आप क्लियर हुआ सागर? आपको थोड़ा डेरिवेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको और कोई क्वेरी है तो अपन बाद में कनेक्ट कर सकते हैं, आ जाओ। अब आप देख रहे हो इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। आपने क्या देखा? आपका कैश फ्लो इफेक्ट होता है। कैसे भाई? आपका रेवेन्यू बढ़ता है, आपका कॉस्ट गिरता है। डेप्रिसिएशन जो आपका बेस्ड होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ध्यान देना, अभी आपका डाउट था। डेप्रिसिएशन आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होता है, आप एडजस्ट नहीं करते हो इन्फ्लेशन के लिए। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब आप इफेक्ट नहीं लेते हो इन्फ्लेशन का ऑन डेप्रिसिएशन, क्योंकि आप टाइम 0 पे कंसिडर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका टाइमलाइन है, आज आपने कोई मशीन परचेज करा है तो डेप्रिसिएशन आप आज ही कैलकुलेट कर रहे हो 2 लाख, आज आप खर्चा कर चुके हो ये मशीन में। फ्यूचर में इन्फ्लेशन के कारण, एक बात बताओ, चलो कॉमन सेंस से बताओ, फॉर एग्जाम्पल आज आपने PS5 ले लिया था, ठीक है। आज आपने PS5 50,000 का ले लिया, आज आप PS5 पे खर्चा कर चुके हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपका खर्चा हो चुका है, ठीक है, खर्चा हो गया। फॉर एग्जाम्पल 2 साल बाद क्या हुआ? 2 साल बाद PS5 का रेट हुआ 70,000। आप तो अपने लिए कंसिडर करोगे ना 50,000 ही रेट है, इन्फ्लेशन आएगा तो इस पे थोड़ी फर्क पड़ेगा, आपने जो खर्चा कर चुका है। तो इन शॉर्ट, मशीन का जो कॉस्ट था वो तो 10 लाख ही था ना, 10 लाख पे आपको डेप्रिसिएशन लगा था 2 लाख पर एनम, तो वो तो हर साल सेम रहेगा। वाई विल वी इन्फ्लेटेड? वाई विल वी इन्फ्लेटेड? क्लियर गाइस? आ जाओ। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल भी इन्फ्लेशन के साथ बढ़ेगी, जो हम देखेंगे। ये बच्चे गलत कर जाते हैं, बट वर्किंग कैपिटल हम नहीं भूलेंगे हर इस टाइप के क्वेश्चन में। आपने चाय वाला का एग्जाम्पल देख लिया था कि शुगर और आपके दूध के भी रेट बढ़ेंगे तो आप अपना चाय का प्राइस बढ़ा दोगे, ठीक है। आ जाओ। अब क्या होता है? एज पर जो आपका कॉस्ट का प्रिंसिपल होता है, एसेट जो रिकॉर्ड होते हैं एंड डेप्रिशिएट होते हैं ओरिजिनल प्राइस पे होते हैं। जो आपका 10 लाख ओरिजिनल प्राइस था, नॉट द करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू। तो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हुआ? जितना आपने एक्चुअल अमाउंट पे करा था टू एक्वायर द एसेट। ओके गाइस, यहां पे मैं कंक्लूड करूंगी हमने क्या क्या कवर करा। हमने एनुअल कैश फ्लो निकालना सीखा, क्या आएगा। उसके साथ हमने डेप्रिसिएशन निकालना सीखा, उसका इन्फ्लेशन में क्या इंपैक्ट आएगा। नेक्स्ट हमने क्या सीखा? डेप्रिसिएशन एड बैक भी होएगा। 2 चीजें सीखी, एक एड बैक क्यों होएगा, एक इन्फ्लेशन पे इफेक्ट। एक आपने देखा इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों नहीं चेंज होएगा, क्यों एड बैक नहीं होगा, क्यों इसका इफेक्ट नहीं लेंगे। ओके, ये क्योंकि फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है। आपने यहाँ पे देखा क्या? नॉमिनल कैश फ्लो निकालना।
फ्रॉम रियल कैश फ्लो, एंड लास्टली आपने देखा नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट निकालना फ्रॉम रियल रेट। क्या हम क्वेश्चंस के लिए प्रोसीड कर सकते हैं? अभी तक जितना हमने एक्सप्लेन करा लास्ट कितने मिनट्स में, अराउंड लास्ट 25-30 मिनट्स में, कॉन्सेप्ट आप लोग को बैठा, बिल्कुल अंदर तक समा गया कॉन्सेप्ट? यस और नो? यस और नो? कॉन्सेप्ट बैठा कि नहीं गाइस? यस और नो? माय क्लास, वेयर आर यू ऑल? यस और नो? फास्ट फास्ट फास्ट। यस यस, वेरी गुड आस्था, वेरी गुड वेरी गुड। अभी आपको समझ आ गया? शालिनी, रुपेंद्र सब बने हुए हैं, सब जगह हुए। वेरी गुड गाइस, एक ही मिनट, आ जाओ गाइस। 10 सेकेंड का अगर आप लोग की परमिशन हो, क्या मैं वाटर ब्रेक ले लूं? चलो आओ, एक ही मिनट। आप बढ़ने जा रहे हो उसके बाद बहुत ही तगड़े क्वेश्चंस पे। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट मैंने वैसे ही बताया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरे साथ सब बने रहेंगे। देखो मेरा काम क्या होता है, कॉन्सेप्ट पे इतना टाइम डाल दो कि क्वेश्चन के लिए मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दूं, बच्चे खुद करे। आ जाओ, चलो फट फट एक बार बस आपके कॉन्सेप्ट नोट्स देख लूं मैं। कॉन्सेप्ट नोट्स अपने देखना बचा था। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जा। वेरी गुड पूनम। चलो, आप देख रहे हो एसीबी पे इम्पैक्ट ऑन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आपने इन्फ्लेशन देख लिया, मैं बहुत ज्यादा रीडिंग टाइम नहीं डालूंगी, क्लास में आप रीड कर लेना, सब एक्सप्लेन्ड है। एनुअल कैश फ्लो, आफ्टर एनुअल कैश फ्लो देख लिया फ्रॉम द प्रोजेक्ट, कितना आएगा? खास बात क्या है, डेप्रिसिएशन एड बैक होएगा तो आपका कैश फ्लो आएगा, और आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आप इग्नोर करोगे, डेप्रिसिएशन आप ऐड बैक करोगे, ठीक है। और इस पे आपका इन्फ्लेशन का कोई बेनिफिट नहीं आता है। आपको क्या पता है, रियल कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है रियल डिस्काउंटिंग रेट से, नॉमिनल कैश फ्लो को करना है नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट से। कोई चैलेंज नहीं, ये हम देख चुके हैं। रियल कैश फ्लो क्या होता है? जिसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं आता, वेराज नॉमिनल क्या होता है? जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड रहता है। फॉर्मूला देखा था रियल कैश फ्लो को रियल नॉमिनल में कन्वर्ट करने का, क्या होता है? रियल कैश फ्लो पे 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, वेराज नॉमिनल क्या होता है? 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1। ये कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल, आओ शॉर्ट में हम एग्जाम्पल देखें। आपका कैश फ्लो है 10,000 का, आपका पीरियड है 3 इयर्स, तीनों साल के आपको इन्फ्लेशन के साथ मेरे को रेट बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इन्फ्लेशन कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 1.1। सेकेंड ईयर में कितना आएगा? 10,000 तो आपका था कैश फ्लो, उसमें आपने फर्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन लिया एंड सेकेंड ईयर का इन्फ्लेशन लिया। थर्डली आपका क्या आ जाएगा? थर्ड ईयर का, दैट इज आपका जो बेस कैश फ्लो था टाइम 0 का, उसमें फर्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन, सेकेंड ईयर का इन्फ्लेशन एंड थर्ड ईयर का इन्फ्लेशन। मुझे तीनों के आंसर्स दो, मुझे तीनों के आंसर्स दो। ये मेरा क्या था? कैश फ्लो था। इसमें फर्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन, सेकेंड ईयर का इन्फ्लेशन एंड थर्ड ईयर का इन्फ्लेशन, राइट? और ओके, और आओ। ओके ओके ओके, ma'am, I am having doctor appointment at 9, so we'll be leaving. Remaining part we'll see recording when it will be uploaded. Yeah, it will be uploaded today. Okay, guys. ईयर 3 का मेरे बच्चों ने डायरेक्ट भेज दिया 13310, वेरी गुड। ये आपका 11,000 हो जाएगा। एंड ईयर 2 का नहीं आया, चलो आपका आंसर दिया हुआ है, कॉपी पेस्ट कर लो, 12100, ठीक है। वेरी गुड आस्था, तीनों आंसर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे आप कैश फ्लो पे हर साल का इन्फ्लेशन इंपैक्ट लेते हो। आओ एग्जाम्पल 2 में, आपका ईयर 1 का क्या कैश फ्लो था? 10,000। ईयर 1 के कैश फ्लो में आपने ईयर 1 का इन्फ्लेशन का इंपैक्ट ले लिया, क्लोज्ड। ईयर 2 का क्या कैश फ्लो था? 20,000। 20,000 पे आपने पहले क्या लिया? ईयर 1 का इंपैक्ट, फिर ईयर 2 का इंपैक्ट। थर्डली आपका आया 30,000। ईयर 3 का कैश फ्लो था। ईयर 3 के कैश फ्लो में पहले आपने ईयर 1 का इंपैक्ट, ईयर 2 का इंपैक्ट, फिर ईयर 3 का इंपैक्ट। आप बताओ, इसमें कोई चैलेंज आ रहा है? जैसे आपने ऊपर करा था, अलग अलग साल के कैश फ्लो में अलग अलग ईयर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लिया था। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट पार्ट में आपके सेम कैश फ्लोज थे फॉर ऑल ईयर्स,
यहाँ पे आपके डिफरेंट कैश फ्लो है। परफेक्ट गाइस, परफेक्ट गाइस, कोई चैलेंज नहीं। यहाँ पे भी आंसर आ गया 11,000, 24,200 एंड 39930। परफेक्ट। एग्जाम्पल 3 में आएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसी का क्वेश्चन में एप्लीकेशन आता है। आ जाओ। एग्जाम्पल 3 में आपको क्या दिया है? ईयर 1 का कैश फ्लो, ईयर 1 का इन्फ्लेशन रेट। इससे हमने अगेन ईयर 1 का निकाल लिया। मैम ईयर 1 का तो बन जाता है, आगे का बताओ, आगे का ही देख रहे हैं। ईयर 2 में हमने क्या लिया? ईयर 2 का कैश फ्लो। साथ ही साथ पहले लेंगे ईयर 1 का इन्फ्लेशन, दैट इज 1.1, इंपॉर्टेंट भाई। फिर हम लेंगे ईयर 2 का इन्फ्लेशन, इसके बाद आएगा 1.11। पहले इन्फ्लेशन आएगा ईयर 1 का, क्योंकि जितना पहले साल का इन्फ्लेशन था वही आप कंसिडर करोगे ना। ईयर 2 का तो बाद में इन्फ्लेशन आया, तो वो आप बाद में उतना कंसिडर करोगे। एंड लास्टली आपका ईयर 3 का कैश फ्लो 30,000, जिसमें आप लोगे ईयर 1 का इन्फ्लेशन, ईयर 2 का इन्फ्लेशन एंड लास्टली ईयर 3 का इन्फ्लेशन। ये पार्ट क्लियर हुआ आप लोग को? यहां कोई क्वेरी आई पूछो, जल्दी जल्दी पूछो, कोई क्वेरी आई तो, या एकदम क्रिस्टल क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? यहां कोई क्वेरी आई मुझे बताओ। क्रिस्टल क्लियर है? इसके भी आंसर आस्था ने दे दिए। वेरी गुड आस्था। कितने कितने? 41025 आ गया लास्ट का। वेरी गुड, ठीक है, परफेक्ट। अब एक छोटू सा और पार्ट है, बेसिक सा एग्जाम्पल है। एनसीएफ मतलब आपको नॉमिनल कैश फ्लो दिए हैं। ओके, यहाँ पे ईयर 1 का, ईयर 1 का नॉमिनल कैश फ्लो है 55,000। ठीक है, आपको इन्फ्लेशन रेट दिया 8% का। आपको बोल रहा है रियल कैश फ्लो निकालो। नॉमिनल से रियल कैसे निकालेंगे? मैम आपने तो हमें रियल से नॉमिनल बताया है। आपका इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? आपका इसका नॉमिनल कैश फ्लो का क्या फॉर्मूला होता है? नॉमिनल कैश फ्लो इज इक्वल्स टू रियल कैश फ्लो इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, राइट? ये याद है फॉर्मूला? नॉमिनल कैश फ्लो था 55,000 का, रियल कैश फ्लो नहीं पता, एक्स ले लो। 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट क्या हुआ? 1.08। तो आपका x मतलब रियल कैश फ्लो आ गया आपका कितना? 55,000 बाय 1.08, दैट इज 50,925.9। आपका ये आ गया, बताओ। अब आपका ये जो आया है, आपका ये जो आया है, इसमें जो रियल कैश फ्लो था ये वाला, दिस इज विथ इन्फ्लेशन एंड दिस इज विदाउट इन्फ्लेशन, राइट? आपका जो 50,000 है ये विथ इन्फ्लेशन हुआ, 55,000 विदाउट इन्फ्लेशन। यस और नो? यस और नो? जो आपका रियल कैश फ्लो है, जो आपका रियल कैश फ्लो है, क्या वो विथ इन्फ्लेशन होता है? यस और नो? वेरी गुड। शालिनी समझदार बच्ची थी, और भी आ रहे समझदार बच्चे, विराज वगैरह। चलो, आपका जो रियल कैश फ्लो होता है मेरे बच्चों, कोई नींद में भी बोले तो आप क्या बोलोगे? दिस इज विदाउट इन्फ्लेशन, वेराज जो रियल कैश फ्लो होता है दिस इज विथ इन्फ्लेशन। ओके गाइस?